नमस्कार साथियों, दिव्य ज्ञान के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है गिरीश मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारी सहायक अध्यापक एलटी पर आधारित विशेष सीरीज शिक्षण अभिरुचि, जिसका आज का टॉपिक है शिक्षण। तो दोस्तों, हमने इससे पहले जो वीडियो आपके सामने हम लेके आए थे उसमें हमने शिक्षण से संबंधित आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताए थे, परिभाषाएं बताई थी, उसकी प्रकृति बताई थी, उद्देश्य बताई थी, विशेषताएं बताई थी और शिक्षण की आवश्यकता क्यों होती है उसके बारे में आपको बताया था। तो दोस्तों, आज हम लेके आए हैं शिक्षण जो टॉपिक है, इस पर संबंधित 100 प्रश्न हम आज करने वाले हैं। क्लास ज़रा लंबी होने वाली है, आप इसे प्रैक्टिस सेट के रूप में ले सकते हैं। ये जो 100 क्वेश्चन हैं, ये पूरे जो 30 नंबर की शिक्षण अभिरुचि है उसका जो है नेतृत्व नहीं करते हैं, बल्कि एक जो पर्टिकुलर शिक्षण हम टॉपिक है हमारा, उससे संबंधित 100 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर बनाए हैं और इन्हें आप जो है आपको मदद मिलेगी आगामी भर्ती परीक्षा में। तो इसी तरीके से हम एक बार जब ये सिलेबस पूरा हो जाता है तो पर्टिकुलर टॉपिक वाइज हर टॉपिक के 50 या 100 प्रश्न हम जो है लाने की कोशिश करेंगे और उम्मीद करता हूँ कि ये आपके लिए लाभदायक सेशन होगा। चलो आइए शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट के रूप में आप इसे ले सकते हैं, आपको जो है मदद से मिलेगी। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है इसमें, एक अध्यापक एक प्रतिष्ठित व्यवसाय क्यों है? जो अध्यापन है यानी जो टीचिंग है, ये एक प्रतिष्ठित व्यवसाय क्यों है? यह भ्रष्टाचार और अपवादों से मुक्त है, जागरूकता के सृजन एवं संवर्धन के अवसर इसमें मिलते हैं, सामाजिक सुधार के लिए आवश्यक है, या फिर अपना कार्य ईमानदारी से करने का इसमें अवसर मिलता है। तो एक अध्यापक को समाज में प्रतिष्ठित जो है व्यवसाय क्यों माना जाता है? तो प्रतिष्ठित व्यवसाय इसलिए माना जाता है क्योंकि जो अध्यापन है ये सामाजिक सुधार के लिए क्या है, एक आवश्यक जो है व्यवसाय माना जाता है, इसलिए एक प्रतिष्ठित व्यवसाय है। तो दोस्तों, आपने ये ध्यान रखना है कि जो 4 ऑप्शन है, आपको चारों ऑप्शन सही लग सकते हैं, लेकिन हमने सबसे जो बेहतर आंसर है जिसमें सभी चीज़ें आ जाएंगी, जैसे अगर आपका जो आंसर आएगा उसमें वो बाकी की 4 चीज़ें अगर सम्मिलित हो रही हैं तो वो ही आपका सही आंसर होगा, यानी कि सबसे सही आंसर होगा। क्योंकि शिक्षण अभिरुचि एक ऐसा टॉपिक है, इसमें आपको ज़्यादातर प्रश्नों में लगेगा इसका आंसर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन आपने थोड़ा इस तरीके से सोचना है कि जो ज़्यादा सही आंसर है उसकी ओर आप जाएंगे। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, बच्चों को लगभग कुछ भी किस प्रकार से पढ़ाया जा सकता है? तो मृदुल रूपांतरण द्वारा उन्हें पढ़ाया जा सकता है, अगर अध्यापक उनकी मदद करे तो उन्हें पढ़ाया जा सकता है, लगातार उनका मूल्यांकन करते रहें जिसे सतत मूल्यांकन कहते हैं वो किया जाए, या फिर समुचित पुरस्कार द्वारा जो है उनको पढ़ाया जाए। तो सबसे बेहतर है बच्चों को पढ़ाने के लिए उनका लगातार मूल्यांकन किया जाए। अगर आप उनका लगातार मूल्यांकन करेंगे तो बच्चों को जो है पढ़ाना बहुत आसान हो जाएगा और आप उनकी क्या क्या गलतियां हैं, उनसे क्या क्या भूलें हो रही हैं, क्या उनको नहीं आ रहा है, क्या उनको ज़्यादा आ रहा है, उसके बारे में अगर आपको पता होगा तो आप ही अच्छे से पढ़ा पाएंगे। तो इसका सही आंसर होगा लगातार मूल्यांकन से। इसी प्रकार अध्यापक द्वारा प्राइवेट ट्यूशन करने के मामले में मेरा मत है, यानी कि किसी आम जो मत है क्या हो सकता है? कानून को इस पर पूर्ण पाबंदी लगानी चाहिए, या इसकी पूरी छूट होनी चाहिए, कुछ सीमा तक इस पर बंधन होना चाहिए, या फिर कुछ एक स्थितियों में इसकी इजाज़त मिलनी चाहिए। तो देखिए, प्राइवेट ट्यूशन करना यानी निजी शिक्षण करना अध्यापकों को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो इसके लिए देखिए, पूर्ण रूप से कानूनी इसमें पाबंदी हो तो पूर्ण रूप से तो पाबंदी नहीं करनी चाहिए, खुली छूट टोटल ये भी नहीं होनी चाहिए, कुछ सीमा तक इस पर बंधन हो सकता है, कुछ एक स्थिति में इसकी इजाज़त मिलनी चाहिए। तो ज़्यादा बेहतर आंसर डी लग रहा है, क्योंकि कुछ एक स्थिति में इसकी इजाज़त इसलिए मिलनी चाहिए क्योंकि बहुत जगह ऐसा होता है, ज़रूरी नहीं है प्राइवेट ट्यूशन लेने का मतलब जो है बच्चों से रुपया लेना हो, ठीक, या ऐसा भी हो सकता है टीचर जो है अगर एक्स्ट्रा एफर्ट कर रहा है, स्कूल के बाद बच्चों को अपने घरों पर बुला रहा है, ठीक, तो बच्चों का जिससे जो फ़ायदा ही होता है, नुकसान उससे नहीं होता है, और उनसे फ़ीस नहीं ले रहा है या बहुत कम फीस ले रहा है, तो कुछ एक स्थिति में इसकी इजाज़त मिलनी ही चाहिए। इसी प्रकार बेसिक शिक्षा का केंद्रीय बिंदु है, जो बेसिक एजुकेशन है उसका केंद्रीय बिंदु क्या है? हस्त कौशल प्रशिक्षण है, सामान्य भाषिक एवं गणितीय प्रशिक्षण है, गहन ज्ञानात्मक शिक्षण है, या खेलकूद एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम। तो बेसिक शिक्षा इसकी बात करते थे महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी ने ज़्यादा जोर दिया था हस्त कौशल और हस्तशिल्प पर ज़्यादा काम जो है जोर दिया था। उन्होंने कहा था कि स्कूलों में ऐसी रॉ मटेरियल से बच्चों द्वारा ऐसी चीज़ें बनाई जाए जिनका जो उपयोग जो इकोनॉमिकली स्कूल की व्यवस्था सुधारने में कर सकते हैं। तो बेसिक शिक्षा का केंद्रीय बिंदु इसमें हस्त कौशल प्रशिक्षण होगा।
शून्य किस देश की देन है? तो ये आपको पता है भारत की है, इस पर गाना भी है, जब जीरो दिया मेरे भारत ने। ठीक, मनोज कुमार की बहुत अच्छी फिल्म है, आप देख सकते हैं उसे। ठीक, बढ़ते हैं आगे। ऑपरेशन ब्लैक बोल्ट का अर्थ क्या है? तो ऑपरेशन ब्लैक बोल्ट 1986 की जो शिक्षा नीति आई थी उसके बाद से ये आया था ऑपरेशन ब्लैक बोल्ट। तो उसमें क्या है, प्राथमिक स्कूलों की सुविधाओं में सुधार करने से है, कम से कम 2 अध्यापकों की इसमें व्यवस्था है, प्रत्येक स्कूल में ब्लैक बोर्ड की व्यवस्था है, या अध्यापकों द्वारा ब्लैक बोर्ड का प्रयोग है। तो सबसे सही आंसर इसमें होगा प्राथमिक स्कूलों की सुविधाओं में सुधार। तो इसमें जो है अध्यापकों की संख्या की भी बात की गई है, और प्रत्येक स्कूल में ब्लैक बोर्ड यानी कि जो मूलभूत संरचनाएं हैं, जैसे कमरे हो गया, वहाँ फर्नीचर हो गया, ठीक, इस चीज़ की चीज़ें भी हैं। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में सबसे सही आंसर होगा इसमें प्राथमिक स्कूलों की सुविधाओं में सुधार। ठीक है, तो और चीज़ों भी हैं, और चीज़ भी आती हैं, ब्लैक बोर्ड की भी बात आएगी, उसमें संसाधन आएंगे, कमरे कितने होने चाहिए, शिक्षक कितने होने चाहिए, और बैठक व्यवस्था उनकी कैसी है। ठीक, कमरे में स्वच्छ हवा आ रही है या फिर रोशनी आ रही नहीं आ रही है, ठीक, आसपास शोरगुल तो नहीं है, तो बहुत चीज़ें उसके अंतर्गत आती हैं। तो लेकिन इस प्रश्न में सही आंसर इसका पहला वाला होगा, प्राथमिक स्कूलों की सुविधाओं में सुधार। राष्ट्र के विकास में बड़ी रुकावट क्या है? जो राष्ट्र का अगर विकास करना है तो उसमें क्या सबसे बड़ी रुकावट हो सकती है? क्या निर्धनता है? बिल्कुल है। ज्ञान का विस्फोट? ये भी है। ठीक है, ये ज्ञान का विस्फोट तो रुकावट नहीं हो सकती। ठीक है, निरक्षरता ये भी हो सकती है, अपर्याप्त पोषण ये भी हो सकता है। लेकिन मैंने आपको कहा था जो सबसे बड़ी आपको जो है समस्या लगती है जिसके द्वारा और चीज़ें उसके अंतर्गत आती है, तो निरक्षरता ऐसी चीज़ है जिसमें निरक्षरता के कारण निर्धनता भी आती है, और निर्धनता आएगी तो अपर्याप्त पोषण भी होगा। तो सही आंसर इसका निर्धनता होगा कि राष्ट्र के विकास में बड़ी रुकावट क्या है? निरक्षरता है। यानी कि अगर कम पढ़े लिखे लोग जहाँ होंगे तो वहाँ गरीबी भी ज़्यादा होगी और पर्याप्त पोषण भी वहाँ नहीं होगा। तो निरक्षरता एक ऐसा जो है कॉन्सेप्ट है इसमें जो सबसे बड़ा इसमें जो है रुकावट हो सकता है। अगला प्रश्न है, प्रौढ़ शिक्षा का क्या उद्देश्य है? ठीक, प्रौढ़ शिक्षा यानी कि जो बड़े लोगों को जो शिक्षा दी जाती है, अगर उन्होंने अपने बचपन में शिक्षा प्राप्त नहीं करी है तो बाद में वो शिक्षा प्राप्त करते हैं, तो उसका उद्देश्य क्या है? उनका आर्थिक विकास करना है, सभ्यता का विकास करना है, काम चलाने योग्य साक्षरता रखना है, राष्ट्र का विकास करना है। तो देखिए, साक्षरता एक ऐसी चीज़ है जो सिर्फ एक व्यक्ति का ही भला नहीं करती है, एक परिवार का ही भला नहीं करती, एक समाज का ही भला नहीं करती, बल्कि पूरे राष्ट्र का विकास करती है। तो प्रौढ़ शिक्षा का उद्देश्य ही राष्ट्र का विकास है, क्योंकि अगर एक बड़ी आबादी हमारी जो निरक्षर रहेगी, अगर वो साक्षर हो जाएगी तो वो सीधे सीधे किस पर प्रभाव आएगा? उसका देश पर आएगा। देश की अर्थव्यवस्था अच्छी होगी, वहाँ की संस्कृति अच्छी होगी, वहाँ की जीडीपी अच्छी होगी, तो सभी चीज़ों में देश पर उसका व्यापक प्रभाव पड़ता है। इसलिए प्रौढ़ शिक्षा का उद्देश्य राष्ट्र का विकास है। कोई भी देश कब बड़ा माना जाएगा? कोई भी देश है वो बड़ा कब माना जाएगा? देखिए, उसके पास दूसरे देशों की अपेक्षा अधिक शक्ति हो सकता है। ठीक, देश के अधिक से अधिक लोग राष्ट्रवादी और शिक्षित हों, ये भी हो सकता है। उस देश में नए आविष्कार होते रहें, या धार्मिक कट्टरता उसके अंतर्गत आती रहे। तो ये तो नहीं होनी चाहिए। धार्मिक कट्टरता तो हमेशा विकास में बाधक उत्पन्न करती है। ठीक है, बाकी 3 ऑप्शन में जो सबसे सही ऑप्शन लग रहा है, देखो, देश के अधिक से अधिक लोग राष्ट्रवादी और शिक्षित हों। देखो, अगर शिक्षित और राष्ट्रवादी, शिक्षित होना भी अच्छी बात है, राष्ट्रवादी भी होना अच्छी बात है, लेकिन अगर इन दोनों के साथ साथ अगर देश में अगर नए नित आविष्कार होते रह रहे हैं तो इसका मतलब वहाँ की शक्ति बढ़ेगी, क्योंकि सिर्फ शिक्षित रहना ही या फिर राष्ट्रवादी होना ही जो है किसी देश का बड़ा मानने का पैमाना नहीं होता। अगर उस देश में लगातार समय के अनुसार नए नए क्या हो रहे हैं, आविष्कार हो रहे हैं, तो वो देश जो लगातार प्रगति करेगा और प्रगति करेगा तो उसकी शक्ति बढ़ेगी, और उस देश की शक्ति का लोहा पूरी दुनिया मानेगी। तो उस देश में अगर नए नए आविष्कार हो रहे हैं तो इसका मतलब वो देश क्या माना जाएगा? बड़ा माना जाएगा। आधुनिक शिक्षा को माना जाता है, क्या माना जाता है? मोक्ष प्राप्ति का साधन नहीं, ये पहले माना जाता था। व्यावसायिक विवेक उत्पन्न करने का साधन, व्यवसाय उत्पन्न करना, ठीक, ये भी हो सकता है, कुछ हद तक माना जाता है। जागृति उत्पन्न करने का साधन, हाँ, देखिए, जागृति यानी कि अगर आप जागृति का मतलब होता है जागरूक करना, किसी भी चीज़ के लिए अगर आप जागरूक रह रहे हैं तो आधुनिक शिक्षा का सबसे बड़ा उद्देश्य वही है कि आप जागरूक रह पा रहे हैं। और व्यक्तित्व निर्माण का साधन, तो व्यक्तित्व निर्माण का साधन भी होता है। ठीक,
और व्यावसायिक विवेक उत्पन्न भी करती है शिक्षा, आधुनिक शिक्षा। लेकिन उससे भी बड़ी चीज़ है, जागृति उत्पन्न करने का साधन है आधुनिक शिक्षा। इसी प्रकार वर्तमान शिक्षा का आधारभूत उद्देश्य क्या है? तो वर्तमान शिक्षा का आधारभूत उद्देश्य क्या है? परमार्थ है, मोक्ष की प्राप्ति है, व्यावसायिक कौशलों की प्राप्ति है, जागृति उत्पन्न करने का साधन है, व्यक्तित्व निर्माण का साधन है। तो इसका सही आंसर है जागृति उत्पन्न करने का साधन है वर्तमान शिक्षा का आधारभूत उद्देश्य। तो ये प्रश्न पहले आ गया था। आगे बढ़ते हैं। शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय सबसे अधिक प्रभावशाली हो सकता है? क्या अच्छी पाठ्य पुस्तकें निर्धारित करना है, मूल्यांकन पद्धति में सुधार करना है, अच्छे अध्यापकों को नियुक्त करना है, पुस्तकालय में सुधार करना है? तो सबसे अच्छा है इसमें स्तर उठाना है तो अच्छे अध्यापकों को नियुक्त करना जरूरी है, तभी उससे शिक्षा में गुणवत्ता आ सकती है। आगे बढ़ते हैं। वांछित मूल्यों को विकास करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? ऐसा माहौल तैयार करना जिससे यह मूल्य परिलक्षित हों, इन मूल्यों के महत्व के बारे में पढ़ाना, या इन मूल्यों के बारे में बताने का दायित्व माता पिता का है, या इन मूल्यों से संबंधित साहित्य वितरित करना? तो इनमें से क्या होगा? सबसे सही आंसर क्या है इसमें? ऐसा माहौल तैयार करना, एनवायरनमेंट ऐसा बनाना जिससे यह परिलक्षित हों कि वांछित मूल्य क्या हो जाए, जो धीरे धीरे उनमें क्या हो, विकास होता रहे। आगे बढ़ते हैं। आप अपने विद्यालय की परीक्षा परिणाम उत्तम रखने के लिए कौन सी युक्ति अपनाएंगे? देखिए, लगन एवं मेहनत से शिक्षण कार्य करेंगे, प्रधानाचार्य से तत्काल ठोस कदम उठाने की पेशकश करेंगे, या फिर विद्यालय की तस्वीर निखारने के लिए अन्य लघु युक्तियाँ अपनाएंगे, या मूकदर्शी रहकर अपना कार्य करते रहेंगे? तो देखो, निगेटिव आंसर की ओर तो नहीं जाना हमने पॉजिटिव आंसर की ओर जाना है। तो इसमें सबसे अच्छा आंसर क्या है? यह है कि विद्यालय की तस्वीर निखारने के लिए अन्य लघु युक्तियाँ अपनाएंगे। ठीक, तो अलग अलग प्रकार की युक्तियाँ आप अपनाएंगे जो है विद्यालय का परीक्षा परिणाम जो है उत्पन्न करने के लिए। अगला प्रश्न है, किंडरगार्टन शिक्षा का मौलिक उद्देश्य क्या है? ठीक, तो किंडरगार्टन जो प्री प्राइमरी स्कूल होते हैं उनमें उनके शिक्षा का उद्देश्य क्या है? देखिए, कार्य करने की आदतों का विकास ताकि बालक स्कूल कार्यों में उत्तम समायोजन कर सके, या फिर स्कूल की तैयारी कराने के उद्देश्य से बालक को प्रशिक्षण देना है, बालक के सामाजिक विकास को उत्पन्न करना है, या फिर बालकों की औपचारिक शिक्षा से परिचित कराना है। तो प्री प्राइमरी स्कूल में क्या होगा? देखो, आदतों का विकास करना, ठीक, जिससे बच्चा स्कूल में समायोजन कर सके, काफ़ी हद तक हो सकता है। स्कूल की तैयारी कराने के उद्देश्य से बालक को प्रशिक्षण देना, देखिए सिर्फ स्कूल के लिए तैयार करना ऐसा तो होगा नहीं, बालक के सामाजिक विकास को उत्पन्न करना। देखिए, बालक जो है जब छोटा होता है, नवजात रहता है, तो वो माता के संपर्क में रहता है, या फिर घर में 1 या 2 या 3 लोगों के संपर्क में रहता है। लेकिन प्री प्राइमरी स्कूल या किंडरगार्टन स्कूल में लाने का उसका उद्देश्य ये है कि उसे सामाजिकता का उसके अंदर विकास करना है कि समाज में कैसे वो अपने को ढाल पाएगा, तो उसके लिए तैयार करना है किंडरगार्टन शिक्षा का मौलिक उद्देश्य। अगला प्रश्न है, शिक्षण व्यवसाय की सबसे मुख्य बात क्या है? मेहनत करके दूसरा धंधा चलाया जा सके, वेतन की तुलना में काम की मात्रा कम हो, इसमें खतरा तथा जिम्मेदारी कम है, या फिर बच्चों के साथ संबंध, आनंद तथा सुख में वृद्धि करना है। तो शिक्षण व्यवसाय की सबसे मुख्य बात क्या है कि आप बच्चों के साथ अच्छे संबंध रखते हैं, आनंद आपको आता है, आपके सुख में वृद्धि होती है। ठीक, तो ये सबसे मुख्य बात है शिक्षण व्यवसाय की। नहीं तो व्यवसाय बहुत से हैं, लेकिन शिक्षण अपने आप में एक अच्छा व्यवसाय इसीलिए माना जाता है कि एक अध्यापक हमेशा बच्चों के साथ रहता है तो बच्चा ही बना रहता है। ठीक, वो बड़ा नहीं रहता, और बड़ा नहीं रहने का मतलब बच्चा रहता है तो उसमें जो है एक अलग सी ऊर्जा होती है हमेशा, जब तक वो रिटायर नहीं हो जाता तो एक बच्चे के रूप में ही वो जो है समाज के समक्ष रहता है। ठीक, और उसमें उसकी समाज के साथ अच्छे संबंध रहते हैं, आनंद की अनुभूति होती है और उसके सुख में वृद्धि होती है। इसी प्रकार किसी व्यवसाय में प्रतिबद्धता के गुण का संबंध होता है। तो प्रतिबद्धता है, इसके गुण का संबंध किससे होता है? मानसिक स्थिति से होता है, भावनात्मक स्थिति से होता है, क्रियात्मक स्थिति से होता है, या फिर तीनों के सम्मिश्रण से होता है। तो प्रतिबद्धता आ रही है जहाँ, तो मानसिक, भावात्मक, क्रियात्मक तीनों चीज़ें उसके अंतर्गत आएगी, यानी कि उपयुक्त तीनों के उचित सम्मिश्रण से ही व्यवसाय में प्रतिबद्धता के गुण का संबंध होता है। तो प्रतिबद्धता आ रही है तो उसमें इसका मतलब उसकी मानसिक स्थिति भी सही है, भावात्मक स्थिति भी सही हो रही है और क्रियात्मक स्थिति भी सही हो रही है। तो ये तीनों चीज़ें अगर सही हो रही हैं, इनका विकास हो रहा है, तो उसके व्यवसाय में प्रतिबद्धता आएगी। अगला प्रश्न है, वर्तमान शिक्षा प्रणाली में किस प्रकार के सुधार की आवश्यकता है? तो पाठ्यक्रम में संशोधन की आवश्यकता है, मूल्यांकन प्रणाली में परिवर्तन की आवश्यकता है, शिक्षा का व्यवसायीकरण है, या शिक्षा में कंप्यूटर का प्रयोग? तो वर्तमान शिक्षा प्रणाली में अगर आप
सुधार करना चाहते हैं तो सबसे पहला काम आप करेंगे, पाठ्यक्रम का संशोधन करेंगे। और चीज़ें तो हैं, ये भी हो सकती हैं, लेकिन मुख्य काम किया है आप पाठ्यक्रम में संशोधन करेंगे। पाठ्यक्रम में संशोधन होगा ही नहीं तो बाकी चीज़ें आप व्यवसायीकरण कर लीजिए या कंप्यूटर का प्रयोग कर लीजिए, उससे ज़्यादा कोई मतलब नहीं है। क्योंकि आपको पता है शिक्षण प्रक्रिया में पाठ्यक्रम अपने आप में केंद्रीय ध्रुव होता है, यानी कि शिक्षक और छात्र के बीच में जो अंतर्क्रिया होती है वो पाठ्यक्रम के द्वारा ही होती है। तो पाठ्यक्रम को अगर आप चेंज नहीं करेंगे तब तक बहुत बड़ा चीज़ आपके जो है उद्देश्यों में नहीं आ पाएगा। आगे बढ़ते हैं। शिक्षा के दृष्टिकोण से किसी सीखे गए कार्य की सफलता निम्नलिखित प्राथमिक रूप से निर्भर करती है। तो सीखने वाले की तत्परता पर, सीखने की स्थिति पर, शिक्षक के व्यक्तित्व पर या शिक्षार्थी की प्रेरणा पर। तो क्या कह रहा है, शिक्षा के दृष्टिकोण से किसी सीखे गए कार्य की सफलता प्राथमिक रूप से निर्भर करती है। तो किस पर करती है, तत्परता, सीखने वाले की तत्परता पर। तो आपने सीखने के नियम पढ़े होंगे जो थर्नडाइक ने दिए थे। अभ्यास का नियम था, प्रभाव का नियम था और तत्परता का नियम था। जब तक प्राथमिक नियमों में अभ्यास ज़्यादा नहीं करेंगे आपको प्रभाव आप पर किसी चीज़ का ज़्यादा नहीं पड़ेगा। और आप जब तक तत्पर नहीं रहेंगे तो आप प्राथमिक रूप से किसी भी चीज़ को सीख नहीं सकते हैं। तो तत्परता सबसे आवश्यक है लर्निंग में, अधिगम में या फिर सीखने में। आगे बढ़ते हैं। भारत में भिन्न भिन्न समुदाय सभ्यता क्यों हैं। जो भारत है इसमें अलग अलग समुदाय या सभ्यताएं क्यों हैं। तो बहुत बड़ा देश है, ठीक, और यहाँ विविधता, भारत में क्या होती है, जो डाइवर्सिटी है या विविधता है इसकी हमेशा जो है इसकी सराहना की जाती है, इनका संरक्षण किया जाता है और इनका सम्मान किया जाता है। क्योंकि अन्य देशों में क्या होता है, वो पर्टिकुलर एक सभ्यता है संस्कृति पर ही फोकस करते हैं। वो बोलते हैं कि बाकी सभी संस्कृति बेकार है, एक ही संस्कृति सब रहनी चाहिए। लेकिन भारत क्या है, बहुआयामी जो है संस्कृति वाला देश है, सभ्यता वाला देश है। यहाँ विविधता ज़्यादा है और सबका सम्मान किया जाता है। और यहाँ का मूल वाक्य भी है कि विविधता में एकता या एकता में अनेकता भी कह सकते हैं, अनेकता में एकता जो है भी कह सकते हैं। तो ऐसा यहाँ क्यों है, तो क्यों है यहाँ, भाषा में अंतर के कारण है, बहुत से राज्य होने के कारण है, जाति भेद के कारण है, भोजन के अंतर के कारण है। ऐसा नहीं है, सबसे मेन चीज़ है भाषा का अंतर। क्योंकि हम कहते हैं कि कोस कोस में पानी बदले और 10 कोस में भाषा। अब देखते हैं कि हर 10 कोस में भाषा यहाँ बदल जाती है और भाषा बदलेगी तो क्या होगी, सभ्यता भी चेंज होगी। क्योंकि सभ्यता का सीधा संबंध भाषा से, रहन सहन से, खान पान से। तो भारत में भिन्न भिन्न समुदाय सभ्यता इसलिए क्योंकि यहाँ भाषा लगभग यहाँ इतनी ज़्यादा भाषा और बोलियाँ हैं, लगभग 10,000 20,000 से ज़्यादा जो है भाषा और बोलियों की संख्या भारत में है। इसी प्रकार आपकी राय में एक अच्छे नागरिक में क्या गुण होनी चाहिए, वह शिक्षित होना चाहिए, वह निष्पक्ष होना चाहिए या उसे व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए या फिर उपयुक्त सभी। तो देखो, शिक्षित भी होना चाहिए, निष्पक्ष भी होना चाहिए और व्यवहारिक प्रैक्टिकल ज्ञान भी उसे होना चाहिए। तो उपयुक्त सभी इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं आगे। जब बच्चे झगड़ते हैं तो बड़ों को क्या करना चाहिए, बीच में पढ़ना चाहिए, बीच में नहीं पढ़ना चाहिए, बीच में नहीं पढ़ना चाहिए परंतु ध्यान अवश्य रखना चाहिए, दूसरे बच्चों के माता पिता के पास जाकर उनकी शिकायत करनी चाहिए। तो देखिए, जो सबसे अच्छा आंसर है बीच में पढ़ना चाहिए, तो निगेटिव आंसर लग रहा है। बीच में नहीं पढ़ना चाहिए ऐसा तो है नहीं, कुछ भी हो सकता है, कहीं वो ज़्यादा झगड़ गए उसमें भी दिक्कत है। दूसरे के माता पिता के पास जाके उनकी शिकायत करनी चाहिए, ये भी निगेटिव है, शिकायत करना कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। बीच में नहीं पढ़ना चाहिए परंतु ध्यान अवश्य रखना चाहिए। तो बीच में इसलिए नहीं पढ़ना चाहिए क्योंकि बच्चे हैं, जब वो झगड़ते हैं, आपको उन्होंने देखा होगा झगड़ते हैं उसी वक्त दोस्त भी बन जाते हैं, ठीक। बस आपने थोड़ा ध्यान ये रखना है कि झगड़ रहे हैं तो उनका जो है झगड़ना कुछ बड़े स्तर पर ना हो, ठीक। और बड़े स्तर पर नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं हो, बच्चों में वो आम बात है, उनके विकास के लिए सहायक ही होता है। बढ़ते हैं आगे। माता पिता की उपेक्षा का बालक के मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। कि माता पिता अगर बच्चे की उपेक्षा करते हैं, बार बार उसे जो है उलाहने अगर दे रहे हैं, तो बालक के मन पर जो है क्या गहरा प्रभाव पड़ता है। तो इसके ऑप्शन क्या हैं, बालक का मन कोमल होता है, बालक स्वभाव से भावुक होता है, बालक में परिपक्वता का अभाव होता है, या बालक माता पिता की उपेक्षा बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो देखिए, बालक है, छोटा होता है तो उसका मन भी छोटा होता है, कोमल होता है, ठीक। इसीलिए उस पर जो है सीधा प्रभाव उनकी जो है उपेक्षा का पड़ता है बालक का, ठीक। बालक का मन क्या होता है, कोमल होता है, ठीक। बढ़ते हैं आगे। अगर पड़ोसी मेरे घर के सामने कचरा फेंक दे तो मैं क्या करूँगा, उसे स्पष्ट रूप से नाराज़गी व्यक्त करूँगा, मैं भी उसके घर के सामने कचरा फेंकूँगा, पड़ोसी के ध्यान में लाकर हटवा दूँगा। तो देखो, सबसे अच्छा आंसर है नाराज़गी
इस पर नाराज़गी व्यक्त करना भी उतना अच्छा ऑप्शन नहीं है। आप आँख के बदले आँख वाली रणनीति नहीं अपनानी है कि उसने आपके घर के सामने फेंका और आपने उसके घर के सामने फेंका। पड़ोसी के ध्यान में लाकर हटवा दूंगा, तो पड़ोसी से आप बात कर सकते हैं, उनके ध्यान में लाया और जो है या खुद हटवा दिया या किससे हटवा दिया, तो ये ज़्यादा बेहतर आंसर है। कुशल नागरिकता का तात्पर्य है, एक कुशल यानी स्किलफुल सिटीजनशिप जो है उसका तात्पर्य क्या है, उसका क्या मतलब है। कर्तव्यों का उचित पालन करना है, नैतिक जीवन में पैदा होने वाली कुरीतियों का निवारण करना है, नागरिक अधिकारों के प्रति सजग होना है, समस्त व्यक्तियों के कल्याण के लिए चिंतन मनन करना है। तो एक कुशल नागरिक है, आप एक अच्छे नागरिक हैं, ये किस पर डिपेंड करता है। यदि आप जो उस देश के नियम कानून हैं, कर्तव्य हैं, उनका अगर आप अच्छे से पालन करें तो आप कुशल नागरिक हैं। जीवन में पैदा होने वाली कुरीतियों का निवारण करना, ये आपका जो इंडिविजुअल मामला हो सकता है। सिर्फ अधिकारों के प्रति सजग होना, ये भी पूरी तरीके से कुशल नागरिकता का गुण नहीं है। और समस्त व्यक्तियों के कल्याण के लिए चिंतन मनन करना है, लेकिन उतना नहीं है। तो सबसे ज़्यादा बेहतर है कि आप जो कर्तव्य हैं आपके देश के प्रति, ठीक, समाज के प्रति, परिवार के प्रति, अगर आप उसे पूरा पालन कर रहे हैं, इसका मतलब आप कुशल नागरिक हैं। आगे बढ़ते हैं। अपने एक छात्र के परिवार में दुर्घटना घटित होने पर आप निम्न में से किसे वरीयता देंगे। मान लो आप क्लास में पढ़ा रहे हैं, आपके क्लास में पढ़ने वाला कोई छात्र है, उसके परिवार में कोई दुर्घटना घटित हो जा रही, तो आप किस प्रकार का वहाँ पर व्यवहार करेंगे। तो तुरंत संबंधित परिवार से संपर्क करेंगे, यथाशीघ्र प्रधानाचार्य को सूचित करेंगे, व्यक्तिगत स्तर पर यथासंभव सहायता कार्य में सहयोग देंगे, या फिर क्षतिपूर्ति हेतु अधिकारियों से मिलेंगे। तो सबसे ज़्यादा पहला जो वरीयता देना है कि व्यक्तिगत स्तर पर यथासंभव सहायता कार्य में सहयोग देंगे। बढ़ते हैं आगे। कक्षा के कमज़ोर विद्यार्थियों को अतिरिक्त समय देकर पढ़ाना चाहिए। इस कथन से आप सहमत हैं, असहमत हैं, लगभग सहमत हैं, कुछ सहमत हैं। तो अगर कक्षा में कमज़ोर विद्यार्थी है तो उसे अतिरिक्त समय, एक्स्ट्रा टाइम उसे बिल्कुल देना मिलना चाहिए, क्योंकि वो तब कमज़ोर है। उसकी कमज़ोरी दूर करने के लिए आपको आवश्यक प्रयास करने ही पड़ेंगे, तो इसमें सहमत आपको होना ही पड़ेगा। अगला प्रश्न है, मान लीजिए आप शिक्षक हैं तथा कोई विषय वस्तु आपको सम्यक स्पष्ट नहीं है, तो आप क्या करेंगे। तो देखो, आप एक ऐसा तो है नहीं कि कोई शिक्षक है वो पूरा जो है ब्रह्मांड का ज्ञाता हो जाए, कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि उसे नहीं आएंगी, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उस विषय वस्तु को छोड़ देंगे। क्या उस टॉपिक को आप छोड़ दे रहे हैं, स्वयं अध्ययन करके स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे, अन्य शिक्षक साथियों से विचार विमर्श करके स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे, भविष्य में देखेंगे, ठीक। तो सबसे पहले एक शिक्षक है तो आपने स्वयं अध्ययन करना। स्वयं में चाहे आप किसी की सहायता ले सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आप उसका पहले अध्ययन करेंगे और उसे स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे, ठीक। देखो, इसमें ये भी हो सकता है, लगभग ये भी हो सकता है, लेकिन आपने अगर मान लो अन्य शिक्षक साथी आपका मान लो वो नहीं दे रहे हैं, मतलब साथ नहीं दे रहे हैं, तो इसका मतलब आप उसे छोड़ेंगे थोड़ा, ठीक। तो आपने स्वयं अपने तरीके से जो है क्या करना है, अध्ययन करना है। तो स्वयं अपने तरीके से अध्ययन करेंगे तो आपको लगेगा कि आप उसे जो है समझ गए हैं और बच्चों को आप दोबारा से पढ़ा दें। बढ़ते हैं आगे। शिक्षकों के अच्छे परिणाम न दे सकने का क्या कारण हो सकता है। तो क्या कारण हो सकता है, सीखने की प्रोत्साहना भरी अवस्थाओं का अभाव, शिक्षा प्रणाली, निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर के विद्यार्थी, विस्तृत पाठ्यक्रम और दोषपूर्ण पुस्तकें। तो देखिए, अच्छा परिणाम के पीछे क्या कारण हो सकता है। तो सीखने की प्रोत्साहना भरी अवस्थाओं का अभाव, अगर जो सीखने की प्रोत्साहन भरी अवस्थाएं नहीं है, शिक्षा प्रणाली, ठीक है, अच्छी नहीं है, या फिर निम्न सामाजिक स्तर के विद्यार्थी हैं, ठीक, विस्तृत पाठ्यक्रम और दोषपूर्ण पुस्तकें। तो देखिए, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। इसने आंसर जो है इसमें निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर के विद्यार्थी इसमें दिया हुआ है, ठीक। इसके साथ साथ अगर सीखने में अगर मोटिवेशन नहीं हो गया तो तब भी अच्छा परिणाम नहीं निकल सकता है, ठीक है। तो इस पर मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है इस प्रश्न में, तो ज़्यादा बेहतर मुझे ये वाला ऑप्शन लग रहा है कि सीखने की प्रोत्साहना भरी अवस्थाओं का अभाव, क्योंकि सामाजिक आर्थिक स्तर भी होता है, लेकिन आपने देखा होगा बहुत से विद्यार्थी निम्न सामाजिक स्तर के होते हैं या फिर बहुत ही कम आर्थिक स्तर से कम होते हैं, लेकिन वो शिक्षा में बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ इसका पैमाना नहीं मान सकते हैं। हाँ, ये मान सकते हैं कि अगर कितनी भी आप अच्छे आर्थिक स्तर हो, सामाजिक स्तर हो, या कितना भी निम्न हो, ठीक, अगर आपने बच्चों में प्रोत्साहन नहीं दिया है तो वो जो है अच्छे परिणाम नहीं दे पाएंगे। तो ज़्यादा बेहतर आंसर इसमें क्या है, सीखने की
प्रोत्साहना भरी अवस्थाओं का अभाव। आगे बढ़ते हैं। ग्रीष्मावकाश में शिक्षकों द्वारा दिए गए गृह कार्य का क्या प्रायोजन है? तो जो टीचर बच्चों को ग्रीष्मावकाश, जो 1 महीने की छुट्टियां होती हैं, तो उसमें अगर गृह कार्य दे रहा है, होमवर्क दे रहा है, तो इसका क्या कारण हो सकता है? पढ़ने की आदत बनी रहे, शिक्षक का कार्यभार कुछ हल्का हो जाए, छात्र समय नष्ट न करें, बच्चे माता पिता को परेशान न करें। तो सिंपल सी बात है, 1 महीने की छुट्टी है, 35-40 दिन की छुट्टियां होती है। अगर इस बीच में अगर टीचर बच्चों को गृह कार्य नहीं देता है तो बच्चों में क्या होगा? उनकी पढ़ने की आदत जो है छूट जाएगी, पढ़ने लिखने की आदत छूट जाएगी। तो उनका, आपको पता है, हमने अधिगम पठार के बारे में पढ़ा है। अगर बच्चा कोई नई चीज़ नहीं सीख रहा है तो उसका मतलब उसकी जो उस लाइफ में 1 महीने के बीच में पठार आ जाएगा, उसने जो पहली चीज़ें उन्हें भूल जाएगा। और 1 महीने बाद अगर वो दोबारा क्लास में आता है तो नई चीज़ें अगर पढ़ने में उससे दिक्कत आएगी। तो टीचर को चाहिए कि उस 1 महीने के बीच में बच्चों में पढ़ने की आदत बनी रहे। तो पढ़ने की आदत बनी रहे, इसमें सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न में। गृह कार्यों को प्रतिदिन जांचना आवश्यक है। क्यों जांचना आवश्यक है? यह शिक्षक का अनिवार्य कर्तव्य है। इससे छात्र समय पर कार्य करने के लिए बाध्य हो जाते हैं, छात्रों में तत्कालिक अशुद्धियाँ एवं त्रुटियाँ दूर करने के गुणों का विकास हो जाता है, या शिक्षक के लिए अधिक जांच कार्य एकत्रित नहीं हो पाते। तो गृह कार्य जांचना प्रतिदिन आवश्यक क्यों है? तो इसलिए है क्योंकि छात्रों में तत्कालिक अशुद्धियाँ एवं त्रुटियाँ दूर करने के गुण का विकास हो जाता है। रोज़ रोज़ अगर आप, क्योंकि सतत मूल्यांकन करेंगे तो बच्चों को लगेगा हाँ टीचर हम पर ध्यान दे रहा है, हमारी गलतियों पर ध्यान दे रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश करेंगे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें? छात्रों में तत्कालिक अशुद्धियाँ एवं त्रुटियाँ दूर करने के गुण का विकास हो जाता है। अगला प्रश्न है, नर्सरी विद्यालयों का प्राथमिक उद्देश्य होता है। क्या होता है? बालकों को विद्यालय की दिनचर्या के साथ समायोजित करने का प्रशिक्षण देना, व्यस्त माता पिता के बालकों के उचित संरक्षण प्रदान करना, सामाजिक विकास की भूमिका तैयार करना, या फिर छात्रों को प्रायोगिक परिस्थितियों में रखना। तो सबसे बेहतर क्या है? नर्सरी विद्यालयों का प्राथमिक उद्देश्य ये है सामाजिक विकास की भूमिका तैयार करना, क्योंकि नर्सरी विद्यालयों के बच्चों से आप क्या अपेक्षा करोगे? सबसे बड़ी अपेक्षा तो ये करनी चाहिए उन्हें, या करते हैं कि वो समाज में अपने को क्या कर पाएँ? एडजस्ट कर पाएँ, ठीक, समायोजित कर पाएँ और सामाजिक विकास की भूमिका अपने के लिए तैयार कर पाए। तो सही आंसर होगा इसका सामाजिक विकास की भूमिका तैयार करना। बढ़ते हैं आगे। किशोर छात्रों में अनुशासनहीनता के निदान का सर्वोत्तम क्या उपाय है? उनको एकदम से दंड देना चाहिए, छात्रों की समस्याओं से परिचित होना चाहिए, छात्रों पर भययुक्त शासन करना चाहिए, या फिर छात्रों के सीधे संपर्क अनुशासनहीनता के कारणों को ज्ञात करना चाहिए। तो सही आंसर क्या है? सिंपल सी बात है, अगर किशोर छात्र हैं तो उसमें एनर्जी ज़्यादा होती है, ठीक है, उसमें हार्मोनल चेंज हो रहे होते हैं, ठीक। तो अगर आप उसे दंडित कर देंगे या उसे डरा के रखेंगे या फिर बच्चों से अनुशासनहीनता के कारणों का ज्ञान, ये भी अच्छा हो सकता है, ये भी आप कर सकते हैं, ठीक। लेकिन सबसे मेन चीज़ है छात्रों की समस्याओं से परिचित होना। अगर आप छात्रों की समस्याओं को से परिचित हो रहे हैं और उनको दूर कर दे रहे हैं तो उनमें अनुशासनहीनता की मात्रा कम पाई जाती है। ये भी हो सकता है कि छात्रों से सीधे संपर्क कर अनुशासनहीनता के कारणों को ज्ञान करना। देखिए, कारणों को सिर्फ ज्ञात करना ही बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है, आपको समस्याओं से परिचित भी होना है, कारणों को जानना है, ठीक, और उसका निदान भी करना है। तो तभी जो है किशोर छात्रों में अनुशासनहीनता का निदान हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। पूर्व प्राथमिक स्तर के बालक पारस्परिक रूप से प्रदर्शित करते हैं। पूर्व प्राथमिक स्तर होते हैं, उसके जो बालक हैं पारस्परिक रूप से क्या प्रदर्शित करते हैं? अधिक प्रेम बजाय आक्रामक भावनाओं के, अधिक संक्रामक स्नेह की तुलना में, अधिक प्रतिरोधी कार्य बजाय उपयुक्त दोनों के, या फिर अधिक स्नेहपूर्ण स्थिति में कार्य बजाय एक तथा दोनों के, ठीक। तो ज़्यादा सही आंसर है इसमें अधिक स्नेहपूर्ण स्थिति में कार्य, ठीक। अगर आप छोटे पूर्व प्राथमिक स्तर वाले बच्चों को ज़्यादा स्नेह अगर वो दिखाएंगे तो क्या होगा? वो जो है काम को करने ज़्यादा करेगा। आप बहुत अच्छे से आप बोलते हैं तो काम कर लेते हैं, ठीक है। तो उन्हें ज़्यादा स्नेह की आवश्यकता होती है जो छोटे नवजात बच्चे होते हैं या फिर पूर्व प्राथमिक स्तर के बालक होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे नर्सरी शिक्षा का उद्देश्य
नहीं माना जा सकता। तो ध्यान रखना, आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आप पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं, पर्टिकुलर जो उसका कीवर्ड है उसे भूल जाते हैं। यहाँ पर नहीं है यानी कि नेगेटिव आंसर देखना हमने। बालक की देखभाल तथा उसे अच्छे आदतों हेतु प्रशिक्षित करना, तो देखो निगेटिव देखना है। बौद्धिक योग्यताओं हेतु उत्तम उद्दीपन व्यवस्था करना, पॉजिटिव लग रहा है। संवेगात्मक नियंत्रण हेतु मार्गदर्शन करना, सामान्य रूप से कार्य तथा कौशल को सीखने की आदतों का विकास करना। तो देखिए, नर्सरी शिक्षा का बालक है और आप उससे कह रहे हैं कि इसका संवेग जो है हमें नियंत्रित करना है। तो बालकों का अगर संवेग नियंत्रित कर दोगे तो वो सीखेगा कहाँ से? संवेग नियंत्रण नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसको उसका परिमार्जन करना चाहिए, उसका समाधान करना चाहिए। अगर आप नियंत्रण कर देंगे तो क्या होगा, बच्चे की क्षमताएं, उसकी जो गुण है वो सब दब जाएंगे और बच्चा ज़्यादा विकास नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो संवेगात्मक नियंत्रण नहीं कराना है बच्चों का, बल्कि उसमें क्या करना है, परिमार्जन करना है। परिमार्जन का मतलब होता है सकारात्मक जो है उसमें समाधान उपाय करने, जिससे कि वो उसके संवेग जो है उचित दिशा में बढ़े और उसके विकास में अमूल्य जो है योगदान दें। बढ़ते हैं आगे। ग्रामीण इलाके के लोगों की साक्षरता दर कम होने का कारण क्या हो सकता है? तो गाँव में रहते हैं, ठीक है, पिछड़े क्षेत्रों में रहते हैं, उन लोगों की साक्षरता कम होने के कारण क्या हो सकते हैं? तो देखिए, उनके अपने बच्चों को विद्यालय भेजने की अनिच्छा हो सकती है, कमज़ोर आर्थिक स्थिति हो सकती है, ग्रामीण विद्यालयों में अच्छी शिक्षण सुविधाओं की कमी हो सकती है, या वर्तमान शिक्षा पद्धति की निरर्थकता है। तो देखो, निरर्थकता तो नहीं है, ठीक है, कुछ ना कुछ अर्थ तो होता ही है। आप अगर शिक्षा दे रहे हैं तो कुछ ना कुछ अर्थ में तो वो जो है फ़ायदा पहुँचाएगी, ठीक है। तो पहला इसमें अपने बच्चों को विद्यालय में भेजने की अनिच्छा, कि उनकी ज़्यादा इच्छा नहीं होती कि बच्चे विद्यालय में जाएं, या उनकी कमज़ोर आर्थिक स्थिति। तो सिर्फ कमज़ोर आर्थिक स्थिति ऐसा भी नहीं है, आप देखेंगे ग्रामीण क्षेत्रों में जो ठीक ठाक, मतलब जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक है, वो भी जो है बच्चों को स्कूल भेजने के ज़्यादा पक्ष में नहीं हो सकता आजकल तो नहीं आप, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे जगह हैं, ठीक है, बहुत से भारत में बहुत सी ऐसी जगह हैं पिछड़े वाली जगह, वहाँ लोगों का फिर भी आर्थिक स्तर ठीक है, लेकिन बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहते हो। ठीक, ग्रामीण विद्यालयों में अच्छी शिक्षण सुविधाओं की कमी, तो सिर्फ शिक्षण सुविधाओं की कमी भी इसका जो कारण नहीं हो सकता कि हम सभी ने जो है अच्छी शिक्षण सुविधाओं के अभाव में ही पढ़ाई की है। ठीक, तो सबसे बेहतर आंसर इसमें हो सकता है कि जो ग्रामीण इलाके के लोग होते हैं वो अपने बच्चों को विद्यालय में भेजने की उनकी ज़्यादा इच्छा नहीं होती, तो इसीलिए वहाँ पर जो है साक्षरता दर कम होती है। अगर इच्छा होगी तो वो आसानी से भेज सकते हैं और बच्चों को साक्षर कर सकते हैं, जिससे कि वहाँ की साक्षरता दर भी बढ़ी रहे। अगला प्रश्न है, सामाजिक परिवर्तन के लिए अध्यापकों का क्या योगदान होना चाहिए? देखो, समाज में परिवर्तन, विद्यालय समाज का एक लघु रूप होते हैं और उसमें सामाजिक परिवर्तन के लिए अध्यापकों को क्या करना चाहिए? ठीक, सभी स्तरों पर नेता के रूप में योगदान देना चाहिए, उच्चतर सामाजिक गति के लिए अच्छे परिणाम देना ये होना चाहिए, समाज सेवा द्वारा राष्ट्र को महान बनाना ये होना चाहिए, विभिन्न संस्थाओं के बीच सहसंबंध पैदा करना। तो देखिए, एक शिक्षक है, उसका एक दायरा होता है, ठीक, वो दायरा उसका विद्यालय होता है। तो विद्यालय, और क्या हम जानते हैं कि विद्यालय समाज का क्या लघु रूप होता है, ठीक है। तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, समाज सेवा द्वारा, आप देखो समाज सेवा, विद्यालय भी तो एक प्रकार का लघु समाज है, तो समाज सेवा द्वारा राष्ट्र को हम महान बनाने में अपना योगदान दे सकते हैं, क्योंकि समय समय पर हम क्या कर सकते हैं, उस विद्यालय के आसपास, ठीक है, गाँव हो सकता है, नगर हो सकता है, वहाँ पर बीच बीच में हम क्या है स्वच्छता अभियान चला सकते हैं, जागरूकताएं रैली चला सकते हैं, ठीक है, और कुछ नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को क्या कर सकते हैं, जागरूक कर सकते हैं। तो एक अध्यापक समाज सेवा द्वारा राष्ट्र को महान बना सकता है, इसलिए अध्यापकों का योगदान क्या होना चाहिए, समाज सेवा द्वारा राष्ट्र को महान बनाना। तो अब बाकी उसके क्षेत्र उतने ब्रॉड नहीं है कि वो जो है विभिन्न संस्थाओं के बीच सहसंबंध पैदा करे या एक नेता के रूप में योगदान दे, ठीक है। तो कहने का सही है, जो अध्यापक है वो क्या कर सकते हैं, समाज सेवा द्वारा राष्ट्र को महान बनाने में अपना योगदान दे सकते हैं। अगला प्रश्न है, विद्यालय में सामाजिकता की भावना के विकास के लिए क्या आवश्यक है? सहयोग, मित्रता, प्रतिस्पर्धा या ज्ञात नहीं है? तो विद्यालय में सामाजिकता की भावना विकास करनी तो सबसे ज़्यादा बेहतर है सहयोग। सहयोग एक ऐसा जो है कॉन्सेप्ट है जिसके द्वारा कहीं भी सामाजिकता की भावना का विकास किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, अच्छे मानवीय संबंध बनाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? दूसरों की भावनाओं को समझना, मित्रों को उनके कठिन समय में सहायता करना, हमेशा अपनी समस्याओं के बारे में दूसरों को बताना, या फिर मित्रों से बार बार मिलते रहना। तो
क्या इसमें ज़्यादा बेहतर आंसर होगा? यह है अच्छे मानवीय संबंध बनाने के लिए दूसरों की भावनाओं को समझना जो सबसे अच्छा तरीका हो सकता है। ठीक है, दूसरों की भावनाओं को समझेंगे तभी तो अच्छे मानवीय संबंध बन सकते हैं। ये तो हो गया था। अगला प्रश्न है, प्रायः शिक्षक कक्षा की गति की या फिर क्लंद उपबे को भली भांति पहचान पाने में स्वयं को असमर्थ पाते हैं, इसका सर्वोत्तम उदाहरण हो सकता है। ठीक, तो कहने का मतलब है जो आमतौर पर जो शिक्षक होते हैं, जो कक्षा की गति है, ठीक, कि किस तरीके से वो पढ़ा रहे हैं, किस तरीके से स्पीड कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, तो उसको पहचान पाने में असमर्थ हो जाते हैं। इसका सर्वोत्तम उदाहरण क्या हो सकता है? तो देखिए, शिक्षण का सामाजिक समूह के संदर्भ में अपर्याप्त ज्ञान होना, शिक्षक को अपने छात्रों से प्राप्त तालमेल का अभाव, या शिक्षक में सामाजिक संवेदना शून्यता, या शिक्षक में विवेक शून्यता। तो देखिए, ये चीज़ देखो उतनी बड़ी चीज़ें तो होती नहीं। अगर शिक्षक में सामाजिक जो है परिपक्वता नहीं है, अगर व्यक्ति सामाजिक नहीं है, यानी कि टीचर सामाजिक नहीं, वैसे टीचर में एक बड़ा गुण सामाजिकता का होता है, लेकिन आमतौर पर कुछ ऐसे शिक्षक भी जो है सिस्टम में घुस जाते हैं जिनमें सामाजिकता का गुण नहीं होता है, तो ऐसी दिक्कत उनमें बहुत आती है। तो शिक्षक में सामाजिक संवेदना शून्यता क्या होती है, जिसके कारण बच्चे जो शिक्षक क्या होते हैं, कक्षा की गति को पहचान पाने में असमर्थ होते हैं। शैक्षिक यात्रा जो एजुकेशनल टूर होता है के दौरान बैठने की जगह को लेकर कोई छात्र किसी वृद्ध से झगड़ बैठता है। ठीक है, कोई छात्र है तो कोई वहाँ वृद्ध है तो उससे झगड़ रहा है, तो इसमें जो टीचर है उसे क्या करना चाहिए? छात्र का पक्ष लेना चाहिए, या भी छात्र को समझाना चाहिए कि बड़े बूढ़ों का आदर करना चाहिए, इस चीज़ को अनदेखा करना चाहिए और निपटाने के लिए दखल दूंगा। तो दखल देना तो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, पक्ष लेना भी गलत है, अनदेखा करना भी गलत है। तो सबसे बेहतर है कि आप बच्चे को समझाओ कि जो बड़े बूढ़े होते हैं उनका आदर करना चाहिए, उनकी बात माननी चाहिए, तो जिससे कि वही है सामाजिकता का गुण है, दूसरे की भावनाओं का विकास उसमें, अगर दूसरे की फीलिंग को अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो जो है इस तरीके से उसे समझा के क्या करेंगे, उन्हें बताएंगे कि बड़े बूढ़ों का आदर करना चाहिए। बढ़ते हैं आगे। शिक्षकों की सामाजिक प्रतिष्ठा के ह्रास का प्रमुख कारण है। तो देखिए, शिक्षक अपने आप में क्या है, समाज में एक प्रतिष्ठा का व्यवसाय है, उसका आदर होता है, लेकिन धीरे धीरे सामाजिक मूल्यों के ह्रास के कारण क्या हो रहा है, उसकी प्रतिष्ठा में कमी आ रही है। तो उसका मुख्य कारण क्या है? शिक्षक संगठनों में भागीदारी है, सामाजिक जीवन पर राजनीति का प्रभाव है, व्यावसायिक निष्ठा में न्यूनता है, या जीवन में अर्थ की प्रधानता। तो सबसे बेहतर है जीवन में अर्थ की प्रधानता। तो देखिए, जैसे जैसे लोगों के मन में रुपए पैसे के प्रति अगर क्या आएगी, ज़्यादा आदर भाव आएगा, तो वो शिक्षक को भी उसी नज़रिए से देखेगा, जिससे जो शिक्षक का सम्मान प्रतिष्ठा जो है उसमें हमेशा कमी आएगी। तो अगर लोग क्या करेंगे, जीवन में अर्थ की प्रधानता को ज़्यादा रखेंगे, तो वो शिक्षकों को भी किस प्रकार से आदर दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उनके लिए अर्थ ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो अर्थ महत्वपूर्ण है तो उसमें फिर ये चीज़ें गौण हो जाती हैं कि शिक्षक अपने आप में क्या है, एक त्याग का व्यवसाय है। ठीक है, एक जो है प्रतिष्ठा का है, उसमें जो है देश का भला करने की ज़्यादा प्रवृत्तियाँ होती है शिक्षकों में। ठीक, वो शिक्षक जो है जो भी काम कर रहा है देश के लिए तो कर रहा है। जिस प्रकार से जो कोई आर्मी में है, कोई डॉक्टर हैं, तो क्या करें, देश की सेवा तो कर रहे हो, उसी प्रकार एक शिक्षक जो है वो जो है देश में की नींव रखने का कार्य करता है। तो इस प्रकार की प्रतिष्ठा का मुख्य ह्रास उसका होगा, तभी होगा जब लोगों में अर्थ की प्रधानता ज़्यादा होगी। बढ़ते हैं आगे। अपने एक छात्र के परिवार में दुर्घटना घटित होने पर आप निम्न में से किसे वरीयता देंगे? तुरंत संबंधित परिवार से संपर्क करेंगे, यथाशीघ्र प्रधानाचार्य को सूचित करेंगे, व्यक्तिगत स्तर पर यथासंभव सहायता कार्य में सहयोग देंगे, या क्षतिपूर्ति हेतु अधिकारियों से मिलेंगे। तो ज़्यादा बेहतर क्या है, व्यक्तिगत स्तर पर यथासंभव सहायता कार्य में सहयोग देंगे, तो ये ज़्यादा बेहतर है। ठीक, अब ये प्रश्न हमारा पहले भी आ गया था। बढ़ते हैं आगे। यदि छात्रावास में कुछ छात्रों द्वारा कर्मचारियों के साथ मारपीट की जाती है तो छात्रावास अधीक्षक को क्या करना चाहिए? ठीक, तो देखो कुछ छात्र जो है कर्मचारियों के साथ क्या कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, तो अगर आप वहाँ के छात्रावास के अधीक्षक हैं तो आपको क्या करना चाहिए? संबंधित छात्रों को निष्कासित कर देना चाहिए, उन्हें दंड देना चाहिए, संबंधित छात्रों एवं कर्मचारियों से पूछताछ करके यथोचित समाधान ढूंढना चाहिए, संबंधित छात्रों को
समझाना चाहिए। ठीक है, तो ज़्यादा बेहतर क्या है, सबसे बेहतर है कि संबंधित छात्रों एवं कर्मचारियों से पूछताछ करके यथाचित समाधान ढूंढना चाहिए। क्योंकि देखिए, दंड देना या फिर उन्हें निष्कासित करना ये ऑप्शन नहीं हो सकता। तो आप ज़्यादा बेहतर क्या है कि आप संबंधित छात्रों एवं कर्मचारियों से पूछताछ करेंगे, उससे बारे में जानकारी लेंगे और उचित समाधान निकालने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। बढ़ते हैं आगे। यदि आपकी प्रयोगशाला में चपरासी कोई सामान चुरा कर ले जाता है तो आप उसे देख लेते हैं, तो आप क्या करेंगे। तो आपके उसमें कोई 4th क्लास कर्मचारी है, ठीक, अगर वो आपके प्रयोगशाला से कोई सामान लेके चले जा रहा है और आपको पता है कि ये लेके गया है, ठीक है, या फिर इसने उसे चोरा हुआ है, तो आप उसके लिए क्या जो है कदम उठाएंगे, उसकी शिकायत प्रधानाचार्य से करेंगे। भविष्य में ऐसा न करने के लिए उसे समझाएंगे, उससे सामान छीन लेंगे तथा पिटाई लगाएंगे या उसकी वेतन वृद्धि रुकवाने की सिफारिश करेंगे। तो ज़्यादा बेहतर है कि आप उसका कारण जानेंगे कि वो क्यों लेके जा रहा है, ठीक, वो क्यों लेके जा रहे हैं, ठीक है, और अगर लेके जा रहे हैं क्या उसको उसकी आवश्यकता है, ठीक, अगर आवश्यकता है तो वो जो है उसे बोलेंगे कि आप मांग सकते हैं, ठीक, और भविष्य में ऐसा न करने के लिए समझाएंगे, उसके लिए जो समाधान हो सकते हैं। तो ज़्यादा बेहतर है कि आप समझा के अगर काम करेंगे तो भविष्य में ऐसी घटनाएं कम होंगी, ठीक। नहीं तो क्या होगा, अब उसे वो करेंगे तो उसके मन में भी बदले की भावना होगी, हो सकता है उसे उस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत हो, शर्मा रहा हो आपसे बात करने में, ठीक। तो ज़्यादा बेहतर है कि उससे संबंधित बात करेंगे, समाधान की कोशिश करेंगे और भविष्य में ऐसा न करने के लिए उसे समझाएंगे। अगला प्रश्न है, आजकल छात्रों में सामाजिकता के विकास का दायित्व भी विद्यालयों पर आ गया है, इसका कारण यह है। तो देखो, सामाजिकता के विकास का दायित्व किस पर आ गया, विद्यालय पर आ गया, क्योंकि हम जानते हैं विद्यालय क्या है, समाज का एक लघु रूप है। तो इसका कारण क्या हो सकता है, माता पिता दोनों ही अत्यधिक व्यस्त हो गए हैं, आजकल परिवार बहुत ही छोटे एकाकी हो गए हैं, आजकल व्यक्तियों में एकाकी रहने की प्रवृत्ति हो गई है, या छात्रों की सामाजिक विकास की प्रवृत्ति परिवर्तित हो गई है। तो ज़्यादा बेहतर आंसर क्या है, आजकल परिवार बहुत ही छोटे एवं एकाकी हो गए हैं, इसका सही आंसर है, जिसके कारण जो है परिवार में उनका उतना सामाजिक विकास नहीं हो पाता है, इसलिए विद्यालय में उनका सामाजिक विकास होने की संभावना ज़्यादा होती है। अगला प्रश्न है, यदि आप एक शिक्षक के रूप में अपने छात्रों के लिए योग्य सम्मान की भावना रखते हैं तो आपके विचार में इसकी अनुभूति का कारण क्या है। आपकी नैतिकता, आपकी प्रभुसत्ता या मधुर व्यवहार की उपेक्षा, आपकी प्रौढ़ता या छात्रों की उपलब्धि को प्रभावित करने की आपकी शक्ति, ठीक। तो क्या है, सबसे बेहतर है आपकी प्रभुसत्ता एवं मधुर व्यवहार की उपेक्षा। तो ये ज़्यादा बेहतर आंसर है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रजातंत्र का अनुसरण करने वाले श्रेष्ठ नागरिकों के निर्माण की कुंजी, ठीक। राष्ट्रीय प्रजातंत्र का अनुसरण करने वाले श्रेष्ठ नागरिकों के निर्माण की कुंजी है, छात्र विद्यालय के नियमों एवं कानूनों का अनुसरण करें, विद्यालय छात्रों की उत्कृष्ट शक्तियों को विकसित करें, विद्यालय प्रजातांत्रिक पद्धति के क्रियान्वयन पर बल दें, या विद्यालय छात्रों के व्यक्तित्व निर्माण के लिए प्रयास करें। तो ज़्यादा बेहतर उत्तर हो सकता है कि विद्यालय प्रजातांत्रिक पद्धति के क्रियान्वयन पर बल दें, तभी राष्ट्रीय प्रजातंत्र का अनुसरण करने वाले श्रेष्ठ नागरिकों का निर्माण हो सकता है। बढ़ते हैं आगे। प्रायः सामाजिक विकास के संदर्भ में बालक एवं बालिकाओं में निम्नलिखित विभेद उजागर होते हैं, ठीक है। कौन से विभेद हैं जिनमें जो है सामाजिक विकास के संबंध में बालक एवं बालिकाओं के में निम्नलिखित विभेद उजागर होते हैं। तो देखिए, बालिकाओं की अपेक्षा बालक सामाजिक नियमों का कठोर अनुसरण करते हैं, या बालिकाओं की अपेक्षा बालक सामाजिक गुणों पर अधिक बल देते हैं, या बालिकाएं प्रायः बालकों की अपेक्षा निम्न स्तरीय ग्रामिक क्रियाओं पर बल देते हैं, या बालिकाएं प्रायः झेपू प्रकृति की होती हैं, ठीक है, जब ये अजनबी व्यक्तियों से व्यवहार करती हैं। तो सबसे मुख्य कारण क्या है इसमें, यह है कि बालिकाओं की अपेक्षा बालक सामाजिक गुणों पर अधिक बल देते हैं, क्योंकि हमारा जो है समाज ऐसा हो गया है, अभी तो बहुत उसमें जो इम्प्रूवमेंट हो चुका है, लेकिन पहले का क्या है कि हम जानते हैं कि जो है हमेशा ये मानसिकता बनी हुई है कि बालक जो है या फिर व्यक्ति जो है बाहर जो आके काम करेगा, जो लालन पोषण के लिए समाज में रहेगा, और जो महिलाएं होंगी घर के अंदर रहेंगी, ठीक। वो घर के अंदर का जो है काम काज, खाना बनाना, बर्तन मलना, कपड़े धोना, बच्चों को देखना, ये चीज़ें करेंगी। तो इसीलिए कह रहा है कि बालिकाओं की अपेक्षा बालक सामाजिक गुणों पर अधिक बल देते हैं, ठीक। लेकिन आज स्थिति थोड़ा परिवर्तित हो गई है, आपने भी देखा है, ठीक। बालक एवं बालिकाएं दोनों जो है समान रूप से ही बढ़ चढ़कर समाज के क्रियाकलापों में भाग लेते हैं। बढ़ते हैं आगे। लगभग 50% हमारा हो गया है, 50% बाकी है, तो ज़रा तेज करने की कोशिश करते हैं इसे। प्रायः बालकों द्वारा सामाजिक विकास का सर्वप्रथम दिग्दर्शन किया जाता है,
ठीक। जब बालक अपनी आयु वर्ग के अन्य बालक बालिकाओं से मेलजोल बढ़ाता है, जब बालक बृहद समूह में सम्मिलित होने पर अपने परिचितों से चिपका रहता है, या जब बालक को अपने पढ़ाई का सार्थक ज्ञान हो जाता है, या फिर जब बालक मित्र मंडली को प्राथमिकता प्रदान करने लगता है। यानी कि प्राय बालकों द्वारा सामाजिक विकास कब होगा? जब बालक में क्या होगा? देखो, अपने पराये का सार्थक ज्ञान हो जाता है। इसका मतलब उसमें सामाजिकता के गुण का विकास हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। यदि आपको किसी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है तो आप निम्न में से क्या करेंगे? ठीक है, क्या कह रहा है कि मुख्य अतिथि के रूप में आपको जो है किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम में बुलाया गया है, तो आप क्या करेंगे? ठीक समय पर पहुंचेंगे, समय के बाद पहुंचेंगे, पर गर्व का अनुभव करेंगे, बोलेंगे कि जो VIP लोग होते हैं लेट में आते हैं, ऐसा बहुत से लोग अनुभव करते हैं। समय से कुछ पूर्व पहुंचेंगे, ज़्यादा पहले पहुंच जाएंगे, समय के बाद पहुंचेंगे पर क्षमा याचना करेंगे। तो देखो, सबसे बेहतर है कि आप सही समय पर अगर पहुंच जाते हैं तो सबसे बेहतर है। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा गुण सामाजिक संदर्भ में किसी विशिष्ट समूह की सक्रियता का संप्रेषक नहीं हो सकता है? तो क्या है इसमें? वह उन सभी गुणों को ग्राह्य करता है जो कि समूह विशेष की संदर्भ में विचारणीय है। वह अपने समूह को अपनी व्यक्तिगत अनुभवों से पूर्ण लाभान्वित करने का प्रयास करता है। वह अपना अपेक्षित योगदान देता है, यद्यपि उसे यह ज्ञात होता है कि उसके कार्य की कोई मान्यता नहीं है। ठीक। वह समूह के निष्क्रिय सदस्यों से अपने संबंध सीमित कर लेता है। तो ज़्यादा बेहतर आंसर है, वह अपने समूह को अपने व्यक्तिगत अनुभवों से पूर्ण लाभान्वित करने का प्रयास करता है। तो ज़्यादा हमने पॉजिटिव आंसर की ओर जाना है, तो ये आपका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित स्थिति समाजमिति प्रविधि के अधिक अनुकूल प्रतीत होती है। जब शिक्षक को कार्य एवं खेल समूह का निर्माण करना होता है, या फिर जब शिक्षक के छात्रों में नेतृत्व भावना को पहचानना होता है, या जब शिक्षक मनोवैज्ञानिक रूप से असक्षम बालकों की मदद करना चाहता है, या फिर जब शिक्षक बालकों की समस्याओं का निराकरण करता है। तो क्या कह रहा है कि निम्न स्थिति समाजमिति प्रवृत्ति के अधिक अनुकूल प्रवृत्ति होती। तो समाजमिति प्रवृत्ति के अधिक अनुकूल है मदद करना, यानी कि जब शिक्षक मनोवैज्ञानिक रूप से असक्षम बालकों की मदद करना चाहता है तो उसमें समाजमिति का प्रभाव ज़्यादा रहता है। ठीक। स्काउटिंग एवं गर्ल गाइडिंग जैसी संस्थाएं जिनका मूलभूत उद्देश्य छात्रों में सामाजिक परिपक्वताओं का विकास करना है, के द्वारा सर्वाधिक रूप से प्रभावित होने का भय बना रहता है। कब बना रहता है? छात्रों में प्राथमिक समूह के गुणों का, या इन संस्थाओं को प्रायोजित करने वाले अभिकरणों का, या पर्याप्त लड़के लड़कियों की भर्ती का, या इन संस्थाओं के सदस्यों के लिए रचनात्मक प्रोजेक्टों के निर्माण का। ठीक। तो ज़्यादा बेहतर है, सबसे सही आंसर इसमें इन संस्थाओं को प्रायोजित करने वाले अभिकरणों का, जो संस्थान है ऐसे। ठीक। तो उन्हें जो है क्या है, प्रश्न ये था कि मूलभूत स्काउटिंग एवं गर्ल गाइडिंग जैसी संस्थाएं जिनका मूलभूत उद्देश्य छात्रों में सामाजिक परिपक्वताओं का विकास करना है, के द्वारा सर्वाधिक रूप से प्रभावित होने का भय बना रहता है। यानी कि इन संस्थाओं को प्रायोजित करने वाले अभिकरणों का। ठीक है, जो एजेंसी हैं इन संस्थाओं को प्रायोजित कर रहे हैं जो। बढ़ते हैं आगे। किशोरों में तनाव विकृतियाँ कैसे पैदा होने की संभावना है? जो किशोर होते हैं उनमें तनाव विकृतियाँ कैसे पैदा हो सकती हैं? ठीक। अपनी पहचान न होने से, जैविक विकास में अभिवृद्धि से, आदर्शों की खोज से, या सामाजिक असामान्यताओं से। तो ज़्यादा बेहतर है कि सामाजिक असामान्यताएं वे हैं जिनके द्वारा किशोरों में तनाव विकृतियाँ पैदा हो सकती हैं। अगला है, यदि विद्यार्थी अनुशासनहीन हो जाएं तो अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए? सबसे बेहतर है उनका कारण पता करना चाहिए। ठीक। बढ़ते हैं आगे। सीखने पर यदि विद्यार्थी के किन गुणों का प्रभाव पड़ता है? सीखने पर विद्यार्थियों को किन गुणों का प्रभाव पड़ता है? देखिए, विद्यार्थी बाहरी सहायता के प्रति उदार या सीमित हैं, या विद्यार्थी शांत या बातूनी हैं, विद्यार्थी अंतर्मुखी या बहिर्मुखी हैं, या फिर विद्यार्थी शारीरिक रूप से शक्तिशाली या कमज़ोर हैं। तो ज़्यादा बेहतर यह है कि किसका प्रभाव पड़ेगा, या अंतर्मुखी है या बाह्यमुखी। तो अंतर्मुखी में आप देखते हैं कि बालक क्या हो जाता है, शांत हो जाता है, बिल्कुल बैठा होता है, ज़्यादा एक्टिविटीज नहीं करता। जबकि जो बहिर्मुखी है वो जो है ज़्यादा एक्टिव दिखता है और जो है सीखने के प्रति लायक भी उसमें ज़्यादा रहती है। बढ़ते हैं आगे। मनोवृत्तियाँ क्या हैं? तो मनोवृत्तियाँ, जो मन की वृत्तियाँ, उन्हें क्या कहेंगे? यानी कि उन्हें कहते हैं व्यवहार की वृत्तियाँ। तो व्यवहार की वृत्तियों को ही मनोवृत्तियाँ कहा जाता है। बढ़ते हैं आगे। यदि पढ़ाते समय एक छात्र प्रायः पीछे बैठकर चित्र बनाता है तो आप क्या करेंगे? ठीक। उसकी कला प्रतिभा को उचित स्थान देंगे, उससे दंड देंगे, प्रधानाचार्य से शिकायत करेंगे, उसके अभिभावकों से शिकायत करेंगे। तो देखिए,
शिकायत करना तो बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। उसकी कला की प्रतिभा को उचित दिशा देंगे और दिशा देंगे, उसे समझाएंगे, ठीक। यदि आप पढ़ा रहे हैं, आप मैथ्स के टीचर अगर वो कर रहा है, ठीक। शिकायत करना तो बहुत अच्छा आंसर नहीं, तो ये आंसर तो गलत है। शिकायत, प्रधानाचार्य से शिकायत करेंगे तो आप उसकी प्रतिभा को उचित दिशा देंगे, उसे समझाएंगे कि अभी गणित का विषय है तो गणित में जब भी आप गणित पढ़िए, ठीक। और गणित में अगर जो है चित्रों से संबंधित चीज़ें आ रही तो उसे उसमें प्रोत्साहित कर सकते हैं आप। जैसे चित्र बनाना, आप इसे बनाएंगे, आप अच्छा चित्र बनाते हैं, अब जो मान लो कोई ट्रायंगल बनाना है, कोई 3D आकृति बनानी, तो बच्चे को आगे ला के बोर्ड में बनवा दिया, तो उससे क्या होगा, उसकी कला प्रतिभा को उचित स्थान देंगे और जिससे के कारण उसे पर्टिकुलर मैथ्स पढ़ने में भी मजा आएगा, तो मैथ्स भी वो पढ़ लेगा फिर उसके बाद। अगला प्रश्न है, दूरदर्शिता द्वारा सीखने के लिए कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, जो दूरदर्शिता द्वारा सीखने के लिए कौन सा कथन सत्य है, कह रहा है करने के सिद्धांत पर आधारित है, यानी कि जो काम है अगर आप उसे दे रहे हैं, यानी कोई भी चीज़ सिखा रहे हैं तो करके सीखने, यानी कि लर्निंग बाय डूइंग से अगर वो सीख रहा है, इस पर आधारित है दूरदर्शिता द्वारा सीखना। यह तीक्ष्ण बुद्धि वाले छात्रों के लिए है, सीखने का स्थानांतरण है या सीखने वालों की कोशिशों पर निर्भर करती है। तो देखो, अगर कोई बच्चा अभी 4th क्लास में पढ़ रहा है और उसको पढ़ने की क्षमता उसकी 6th क्लास तक है, ठीक है, इसका मतलब वो क्या है, वो तीक्ष्ण बुद्धि वाले छात्र है, इसलिए वो दूरदर्शिता द्वारा सीखने के लिए क्या है, प्रोत्साहित है अपने आप में। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों का बीच में ही स्कूल छोड़ देने का कौन सा कारण नहीं है? नहीं है, देखो है नहीं पूछ रहा है, नहीं है पूछ रहा है, ठीक। स्कूलों का दूर हो जाना, बच्चे पढ़ना नहीं चाहते, ठीक, उनकी आर्थिक स्थिति है, या पढ़ाने की विधियाँ मनोरंजक नहीं है। तो ज़्यादा बेहतर है कि बच्चों की इच्छा ही नहीं है कि वो पढ़ने, या फिर अभिभावकों की इच्छा ही नहीं है वो पढ़ने, तो वो विद्यार्थियों के बीच में स्कूल छोड़ देने का कारण नहीं है, ठीक। तो देखिए ये कह रहा है कि देखो बच्चे पढ़ना नहीं चाहते। अब बच्चे पढ़ना, क्योंकि ऐसा है कि अभिभावक अगर नहीं चाहते तब तो हम बोल सकते हैं बच्चे पढ़ना नहीं चाहते इसलिए वो स्कूल बीच में छोड़ दे रहे हैं, ये तो नहीं होता है, ठीक। क्योंकि बच्चों पर सीधा नियंत्रण किसका होता है, अभिभावकों का होता है। तो सिर्फ बच्चे अगर ये बोल रहे हैं कि हम नहीं चाहते पढ़ना तो स्कूल छोड़ दे रहे हैं, ये तो सही आंसर, वैसे ये तो कोई बात नहीं हुई। हाँ, अभिभावकों की इच्छा ही नहीं है तब जो है उनका स्कूल छूट सकता है, ठीक है। इसका सही आंसर होगा बच्चे पढ़ना नहीं चाहते। अगला प्रश्न है, आपके छात्र विद्यालय से भाग जाते हैं, वह जाकर सिनेमा देखते हैं, आपको जब इनकी इस गतिविधि का पता चलता है तो एक परिपक्व व्यक्ति होने के नाते आप क्या करेंगे? इस पर ध्यान नहीं देंगे, छात्रों को बुलाकर समझाएंगे, छात्रों को दूसरे दिन विद्यालय में दंड देंगे, या छात्र के अभिभावक को इसकी सूचना देंगे? तो ज़्यादा बेहतर है कि उन्हें समझाना, छात्रों को बुलाकर समझाना ही ज़्यादा बेहतर आंसर है। बढ़ते हैं आगे। अधिकांश विद्यालयों में पढ़ाई लिखाई का उचित वातावरण न होने का उत्तरदायी कौन है? छात्रगण है, अध्यापकगण है, नेतागण है, उपयुक्त सभी हैं, तो सभी होंगे, ठीक है। पढ़ाई लिखाई का वातावरण नहीं बनना है तो इन सभी से तो वातावरण बनेगा, तो सभी आपके सही आंसर होंगे। बढ़ते हैं आगे। भारतीय समाज में बढ़ते हुए नकारात्मक मूल्यों के प्रति एक अध्यापक होने के नाते आपको क्या दृष्टिकोण रखना चाहिए? तो देखिए, मन ही मन भारत की अवनति व दुखी होना चाहिए, या आप स्वयं को अच्छा बनाएंगे, समाज का ठेका आपने नहीं लिया है, आप समाज सुधारने का संकल्प लेंगे, आप अपने छात्रों को सुधारेंगे ताकि भावी जनता सुधर सके। तो देखो, आप क्या कर सकते हैं, अपने बच्चों को सुधार सकते हैं, खुद सुधर सकते हैं, जिससे कि आने वाले समय में क्या होगा, धीरे धीरे देश में सुधार हो सकता है, ठीक। कक्षा में मानवीय पर्यावरण की स्थापना का विचार प्रस्तुत किया जाता है। तो कक्षा में जो मानवीय पर्यावरण है, ठीक, ह्यूमन एनवायरनमेंट है, इसकी स्थापना का विचार क्या है? छात्रों के बहुमुखी व्यक्तित्व के विकास के लिए है, छात्रों द्वारा उचित प्रकार से अपने पाठों के अध्ययन हेतु है, छात्रों के उचित प्रकाश संवादन तथा फर्नीचर व्यवस्था से है, या छात्रों के प्रति शिक्षक का मानवीय स्वरूप प्रस्तुत करने से। तो इसका सही आंसर है छात्रों के बहुमुखी व्यक्तित्व के विकास जो है इसका सही आंसर है, ठीक। बढ़ते हैं आगे। आज के बच्चों के कंधों पर ही कल देश का दायित्व होगा, इस कथन का क्या सही है? क्या कह रहा है? आज के बच्चों के कंधों पर ही कल देश का दायित्व होगा, यह कथन क्या कहता है? बच्चों का कंधा मजबूत करना चाहिए, या फिर बच्चों को स्कूल में शारीरिक प्रशिक्षण देना चाहिए, या बच्चों को समुचित विकास पर ध्यान देना चाहिए, या बच्चों पर कम भार रखना चाहिए? तो सही आंसर क्या होगा इसका? बच्चों के समुचित विकास पर ध्यान देना चाहिए, जिससे कि हम जानते हैं कि जो आज के बच्चे हैं उन पर कल देश का प्रभाव यानी देश का दायित्व उन्हीं पर आने वाला है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण प्रदूषण को रोकने का सर्वोत्तम इसमें तरीका क्या हो सकता है? अपने स्वयं के घर को साफ रखना,
जो प्रदूषण फैला रहे हैं उनकी शिकायत करना, जो प्रदूषण फैला रहे हैं उनसे लड़ना, या समुदाय में पर्यावरण को साफ रखने की चेतना जागृत करना। तो सबसे अच्छा आंसर ये है, ठीक, कि समाज में आप क्या करेंगे, पर्यावरण को साफ रखने की चेतना का जागृत करेंगे। ठीक, सिर्फ अकेले कर रहे हैं, आप सफाई करने में लगे, ये भी नहीं है। ठीक, आपको देश में एक सफाई के प्रति सचेतना या समाज में सचेतना जागृत करनी पड़ेगी। जैसे हमारे देश में जो है इससे पहले शौचालयों के प्रति उतनी सचेतना नहीं थी, लेकिन आज जो है बड़े स्तर से उसमें सचेतना का जागरण हुआ, तो अब हर घर में जो है शौचालय बन गए हैं। इसी प्रकार स्वच्छ भारत मिशन, ठीक, आपने देखा होगा कि जो उसमें जो बड़े बड़े नेता लोग जो हाथ में झाड़ू लेके जो सफाई करने लग जाते हैं, तो उसके पीछे क्या है, एक समाज में एक मैसेज देना है कि सफाई ही सर्वप्रथम है, उसी से जो है समाज अच्छा हो सकता है। तो क्या है, समाज में चेतना जागृत अगर आप नहीं करेंगे तो पर्यावरण प्रदूषण जैसी समस्या का हल नहीं हो सकता है। ठीक है, आप कितना भी प्रयास कर लें, आपको सामाजिक सचेतना जागृत करनी ही पड़ेगी। अगला प्रश्न है, प्रजातंत्र में क्या होना चाहिए? सबको समान अवसर मिलना चाहिए, केवल योग्य व्यक्तियों को ही मिलना चाहिए अवसर, सरकार को तय करना चाहिए कि किसको क्या अवसर मिले, या प्रत्येक को उनकी योग्यता के अनुसार अवसर मिलना चाहिए। तो प्रजातंत्र है तो ये ध्यान रखना, देखो योग्यता के अनुसार अवसर मिलना ही चाहिए हर किसी को। ठीक है, और कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी योग्यता जो है उतनी नहीं हो पाई है, लेकिन वो बहुत पिछड़े दबे कुचले वर्ग से हैं। ठीक, तो उनको भी उनको जो है समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए उनको भी प्रयास करना चाहिए। ठीक है, और साथ में उनकी योग्यता के अनुसार उनको क्या मिलना चाहिए, अवसर मिलना चाहिए। तो ये ज़्यादा बेहतर आंसर है। बढ़ते हैं आगे। चुनाव में देखिए आप क्या करेंगे अगर चुनाव में हर हाल में अपना वोट डालेंगे या वोट नहीं डालेंगे। वोट डालने जाएंगे यदि कोई तुम्हारे लिए वाहन की व्यवस्था करता है, या समय मिलने पर ही वोट डालूंगा, ऐसा करना है। तो देखिए, अगर चुनाव हो रहे हैं, आप एक देश के समाज के जो है सबसे महत्वपूर्ण जागरूक क्या हैं, व्यक्तित्व हैं, तो आप हर हाल में क्या करेंगे, अपना वोट डालेंगे ही डालेंगे। ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए आप वोट डालेंगे, क्योंकि आपका ही वोट क्या करेगा, उस समाज को सुधारने का काम करेगा या फिर बिगाड़ने का काम करेगा। तो अगर आप एक अच्छे व्यक्ति को, क्योंकि आप ऐसे व्यक्ति हैं समाज में जो शिक्षक क्या होता है, एक जिम्मेदार व्यक्ति होता है। अगर वो वोट डालने जाएगा तो जिम्मेदार व्यक्ति को ही चुनेगा, अगर वोट डालने नहीं जाएगा तो लोग वो जिम्मेदार व्यक्ति चुन के नहीं आ पाएगा और विकास इसमें समाज का नहीं हो पाएगा। तो चुनाव में हर हाल में अपना वोट डालने जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, आधुनिक सिनेमा छात्रों को प्रभावित करता है। किसके लिए प्रभावित करता है? घर से पलायन करने में, द्विवा स्वप्न में रहने में, रचनात्मक कार्यों को पूरा करने में, या अभिनेताओं जैसा दिखने में। तो किस लिए प्रेरित करता है? वो द्विवा स्वप्न, यानी कि वो सपनों जो सिनेमा से किशोर क्या होते हैं जो है उनमें क्या होता है, स्वप्न देखने की प्रवृत्ति होती है। वो जो है चीज़ों को वास्तविकता से ज़्यादा जो है स्वप्नों में जीना प्रारंभ करने लग जाते हैं। अगला प्रश्न है, बाल विवाहों को रोकने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? कानून का सख्ती से अनुपालन करना, माता पिताओं को ऐसी परंपराओं में भागीदार न बनने के लिए मानना, विद्यालयों में शिक्षा के द्वारा विद्यार्थियों में इस बुराई के बारे में जागृति पैदा करना, या ऐसी घटनाओं की अनदेखी करना। तो बाल विवाह को रोकने का सर्वप्रथम तरीका है क्या है? विद्यालयों में शिक्षा के द्वारा विद्यार्थियों में इस बारे में जागृति पैदा करना। देखो समाज की बुराई तो है, एक प्रदूषण ही तो है समाज का। तो क्या करेंगे, जब तक आप समाज में चेतना का जागृत नहीं करेंगे, उनमें जो है उससे प्रति उसके संकट क्या हो सकते हैं, उसके जो है उसके पक्ष और विपक्ष की चीज़ें लोगों को नहीं बताएंगे, उनमें जागृति पैदा नहीं करेंगे, उनमें चेतना का विकास नहीं करेंगे, तब तक ऐसी जो कुरीतियाँ हैं, बाल विवाह होगी, दहेज की प्रथा होगी, ठीक इस तरीके को आप नहीं रोक पाएंगे। तो आपने क्या करना है, विद्यार्थियों में इस बुराई के प्रति जागृति पैदा करनी है। अगला प्रश्न है, यदि आपके माता पिता आपकी बहनों को शिक्षा से वंचित कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे? आप उन्हें ऐसा करने से रोकेंगे, आप उन्हें अशिक्षा की हानियाँ बताएंगे, आप उनका खुलकर विरोध करेंगे, या आप स्वयं उनकी शिक्षा की व्यवस्था करेंगे? तो ज़्यादा बेहतर है आप उन्हें समझाना है और बताना है कि अगर उन्हें आप अशिक्षित रखते हैं तो उसमें उन्हें आने वाले समय में क्या क्या उनको हानियाँ हो सकती हैं। तो इसके बारे में अगर आप बताएंगे तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा सकारात्मक प्रभाव आपके पेरेंट्स पर पड़ेगा और वो जो है बालिकाओं को शिक्षा देने से वंचित नहीं करेंगे। उसके बाद बढ़ते हैं आगे। जन चेतना जागृत करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि वह सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहे, जन चेतना पर लेख प्रकाशित कराएं, जगह जगह जन चेतना पर व्याख्या दें,
जनमानस से बिल्कुल विमुख रहें। तो सही आंसर इसका क्या होगा, सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहें। अगर सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहेंगे तो उससे क्या होगा, जनचेतना जागृत हो सकेगी। बढ़ते हैं आगे। यदि मेरे विद्यालय के अधिकांश साथी अपनी कक्षाएं नियमित रूप से नहीं लेते हैं तो मैं क्या करूंगा। ठीक, मैं भी कक्षाएं नियमित नहीं लूँगा, अगर साथी नहीं ले रहे हैं तो मैं भी नहीं लूँगा। प्रधानाध्यापक से उनकी शिकायत करूँगा, अपनी कक्षाएं नियमित रूप से लेता रहूँगा या अपनी कक्षाएं नियमित रूप से लेता रहूँगा और अपने कुछ मित्र अध्यापकों को नियमित रूप से हेतु उन्हें मनाऊँगा। तो सबसे ज़्यादा बेहतर है डी वाला ऑप्शन। आप तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप खुद ऐसा नहीं करेंगे, आप उन्हें जो आदेश दे रहे हैं या फिर उन्हें खुद से बोलें कि आपको करना चाहिए, करना चाहिए, वो करना चाहिए। आप सबसे पहले क्लास नियमित लेंगे और अपने जो मित्र अध्यापक हैं, सबको नहीं करेंगे, बाकी लोग तो आपसे लड़ने लग जाएंगे। जो मित्र अध्यापक हैं उनको समझाएंगे कि हमें लेना चाहिए, हमारा कर्तव्य है और जो है समाज में जो है हम एक जिम्मेदार नागरिक हैं। उस वजह से हम जो है, अगर हम ही जो है काम चोरी करेंगे तो हमारा समाज भी इस प्रकार से कामचोर हो जाएगा। तो आप समझाएंगे उन्हें। बढ़ते हैं आगे। सामाजिक संदर्भों में गैंग शब्द व्यक्त करता है। जो सामाजिक संदर्भ में जो गैंग है, ठीक, विज्ञान के क्षेत्र में गैंग अलग होता है, ठीक, गैंग, अयस्क आपने पढ़ा होगा, ठीक, मिश्र धातु, ऐसे ऐसे करके चीज़ें पढ़ी होंगी। वो नहीं कह रहा है, ये कह रहा है कि सामाजिक संदर्भों में गैंग शब्द क्या व्यक्त करता है। समाज विरोधी समूह को, द्वितीयक एवं तृतीयक समूह को, पुरुष बालकों के समूह को, या यह एक किशोर विवेक की आवश्यक घटना है। तो सामाजिक संदर्भ में पुरुष बालकों के समूह को गैंग कहते हैं। ठीक है, तो नहीं बोलते हैं गैंग, हमारी गैंग आ रही है, तो बच्चे बोलते हैं कि हमारी गैंग आ रही है। अब गैंग क्या आ रही है, उसमें 5-7 बच्चे होते हैं, ठीक, वो एक साथ रहते हैं, उनका एक नेता रहता है, तो वो गैंग जैसी बना देते, समूह बना देते हैं। ठीक, तो सामाजिक संदर्भ में गैंग शब्द व्यक्त करता है पुरुष बालकों के समूह को। अगला प्रश्न है, व्यवहार में असमानता का क्या कारण हो सकता है। तो व्यवहार में अगर असामान्यता आ रही है तो क्या क्या कारण इसके हो सकते हैं। बार बार अगर उनमें असंतोष हो रहा है, महत्वाकांक्षा की अपूर्णता है, आधिकारिक वर्ग से टकराव है, या मनोशारीरिक विकृतियाँ। तो व्यवहार में असामान्यता आ रही है, इसका मतलब जो मनोशारीरिक विकृतियाँ हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा हो रही हैं, इसलिए व्यवहार में असामान्यताएँ आ रही हैं। बढ़ते हैं आगे। यदि कोई बालक अपने घर से प्रायः पैसों की चोरी करता है, अगर कोई बालक अपने घर से प्रायः पैसों की चोरी कर रहा है तो आप उससे क्या करेंगे, उसे कठोर दंड देंगे ताकि भयभीत होकर चोरी वो करना बंद कर दे, ठीक, या उसे पर्याप्त पैसे देंगे, उसे पुलिस स्टेशन ले जाएंगे, या उसके व्यवहार के संबंधित कारणों को आप खोजेंगे। तो ज़्यादा बेहतर है डी, उसके इस व्यवहार से संबंधित कारणों को आप खोजेंगे। अगला प्रश्न है, शोध अध्ययनों के आधार पर प्रतिरोधात्मक व्यवहार को माना जाता है। क्या माना जाता है, यह जन्म के बाद प्रारंभ होता है तथा काफ़ी समय तक लगातार प्रदर्शित करता है, या बालक जब विद्यालय जाता है तो वह समाप्त हो जाता है, यह 3 वर्ष की अवस्था तक उच्च स्तर पर पहुंच जाता है, उसके बाद फिर कम होना प्रारंभ हो जाता है, ठीक, या फिर यह किशोरावस्था में उच्च स्थिति में पहुंच जाता है। तो क्या है, शोध अध्ययनों के आधार पर प्रतिरोधात्मक व्यवहार क्या होता है, ये होता है यह 3 वर्ष की अवस्था तक उच्च स्तर पर जाता है और उसके बाद धीरे धीरे कम होना प्रारंभ हो जाता है। तो ये इसका सही आंसर होगा। ठीक, बढ़ते हैं आगे। प्रायः देखने में आता है कि कुछ छात्र कक्षा के बहुमत द्वारा पसंद नहीं किए जाते हैं। इसके निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। तो कुछ छात्र होते हैं जो अपने क्लास में जो है ज़्यादा लोगों द्वारा पसंद नहीं किए जाते। इसके कारण क्या हो सकते हैं, प्रायः वे बालक मंदबुद्धि के शिकार हो सकते हैं, वे छात्र शारीरिक विकलांगता के शिकार हो सकते हैं, वे छात्र पृथक जाति समुदाय से हो सकते हैं। इन छात्रों का सामाजिक आर्थिक स्तर निम्न श्रेणी का होता है। तो ज़्यादा ये देखो, बच्चों में जो है विकलांगता के प्रति भी ज़्यादा सजगता नहीं होती है, जाति समुदाय के कारण भी ज़्यादा उनमें भेदभाव की भावना नहीं होती है, और नहीं उन्हें सामाजिक आर्थिक स्तर से ज़्यादा मतलब होता है। अगर कोई बच्चा क्या मंदबुद्धि का है तो वो जो है छात्रों द्वारा जो है उसमें क्या हो सकता है, उसमें जो है भेदभाव उसमें होता है बच्चों में। ठीक, बच्चों में मंद बुद्धि है या तेज़ बुद्धि है या औसत बुद्धि, इसके आधार पर वो क्या करते हैं, जो है भेदभाव करते हैं। बाकी शारीरिक विकलांगता है, जाति समूह या वर्ग के हैं, किस आर्थिक स्थिति से हैं, इससे उनको ज़्यादा मतलब नहीं रहता है। बढ़ते हैं आगे। निम्न में से सर्वाधिक अनुपयुक्त एवं अप्रभावी बाल अपराधिकता का उपचार है। ठीक है, सर्वाधिक अनुपयुक्त एवं अप्रभावी यानी जिनका जो है बहुत, यानी ये कह सकते हैं प्रैक्टिकल नहीं है, जिनके द्वारा आप ये कह सकते हैं कि बाल अपराधिकता नहीं रुक सकती। ठीक, छात्रों पर कठोर आर्थिक दंड, शारीरिक दंड लागू करना है,
छात्रों की मौलिक आवश्यकताओं का विश्लेषण, अध्ययन एवं उनकी पूर्ति करना है, सामाजिक स्वीकृत वातावरण को प्रोत्साहित करना है, या छात्रों की असेंबली कक्षा माता पिता के आगे बेइज्जत करना है। ठीक, तो कहने का मतलब है इनमें से कौन सा जो सबसे ज़्यादा प्रभावी है, तो उन्हें कठोर दंड और शारीरिक दंड तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए, क्योंकि बालक क्या हैं, वो कोई अपराधी तो है नहीं कि उन्हें आप कठोर आर्थिक दंड दे दें और शारीरिक दंड भी साथ में दें। ठीक, ये भी हो सकता है कि असेंबली कक्षा माता पिता के आगे बेइज्जत करना। ठीक, लेकिन इससे ज़्यादा बेहतर निगेटिव आंसर है ये। ठीक, ये एक जो है अपराधियों के साथ होता है, जो खुंखार अपराधी होते हैं। ठीक, 18 साल से ऊपर अगर अपराध करते हैं तो ऐसा दंड उन्हें दिया जाता है। बाकी ये चीज़ें भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन उतना जो है इसके आगे, यानी इसका प्रभाव ज़्यादा है, इसका प्रभाव कम है। ठीक, बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा गुण अपने छात्रों में सर्वाधिक पसंद करेंगे? उनकी जिज्ञासा, आज्ञाकारिता, सहानुभूति या सहयोग। तो देखो, ये 3 चीज़ों से तो अगर आप ऐसी अपेक्षा करते हैं तो आप उसे अपना चेला बना रहे हैं। चेला मतलब आप जो है ऐसा बना रहे हैं कि वो आप बिल्कुल आपका जो है शिष्य बना रहे हैं, ऐसा नहीं। आप बच्चे में जिज्ञासा देखेंगे, अगर जिज्ञासा ज़्यादा है तो आप उसे सर्वाधिक पसंद करेंगे। तो यही एक अच्छे अध्यापक का गुण होता है। बढ़ते हैं आगे। यदि कोई अध्यापक स्टाफ मीटिंग में व्यवधान डालता है तो आप क्या करेंगे? चुप रहेंगे, या उसे ऐसा न करने के हम मनाने का प्रयास करेंगे। ठीक, उसका उग्र रूप से विरोध करेंगे, प्रधानाध्यापक से उसे मीटिंग से निकालने का निवेदन करेंगे। तो चुप भी नहीं रहना है। ठीक, उसका उग्र रूप से विरोध भी नहीं करना है और उसे निकालने के लिए भी नहीं कहना है, बल्कि आप क्या करेंगे, क्योंकि आपका साथी है वो। ठीक, आप उसे जो है मनाने का प्रयास करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा स्थिति को संभालने के लिए। बढ़ते हैं आगे। इन बालकों को समाज से जोड़ने के लिए क्या करना चाहिए जो अकेले रहना पसंद करते हैं? ठीक, जो अकेले रहना पसंद करते हैं तो उनके लिए क्या करना चाहिए? उन अवसरों को समाप्त करना जो एकाकीपन को बढ़ाते हैं। ठीक, उक्त छात्र पर सामूहिक उत्तरदायित्व डालेंगे, बालक को उत्तम छात्रों के समूह से संबद्ध करेंगे, या बालक में वांछनीय सामाजिक गुणों का विकास करेंगे। तो ज़्यादा बेहतर है बालकों में क्या करेंगे? वांछनीय सामाजिक गुणों का विकास करेंगे। बढ़ते हैं आगे। कोई अरुचिकर कार्य को कराने के लिए अध्यापक किस तरह से छात्रों को प्रेरित कर सकते हैं? तो कोई अरुचिकर काम है जो बच्चे उसमें रुचि नहीं ले रहे हैं, तो आप बच्चों को कैसे जो उस अरुचिकर काम को भी कराने का जो है प्रेरित कैसे करेंगे? तो उन्हें फेल होने का डर दिखाएंगे, या उन्हें अपने घर वालों का, अभिभावकों का डर दिखाएंगे, या समय समय पर प्रगति से अवगत कराएंगे, या इनमें से किसी के द्वारा नहीं। तो ज़्यादा बेहतर है कि आप क्या करेंगे? समय समय पर जो उस कार्य को करने में प्रगति हुई है उनको बताएंगे कि अरे आपने तो इतना काम कर दिया, अरे आपने तो इतना काम कर दिया, अरे आपने तो आधा काम से ज़्यादा कर लिया। ठीक, तो इस तरीके से बार बार उन्हें उनके काम से अवगत कराएंगे। बढ़ते हैं आगे। अधिगम प्रक्रिया में किसकी भूमिका सर्वोपरि है? शिक्षण विधि की, छात्रों के ज्ञान की, शिक्षक की, शिक्षण सामग्री की। तो सबसे अधिक भूमिका इसमें शिक्षक की होती है अधिगम प्रक्रिया में। ठीक है, शिक्षक ही नहीं होगा तो अधिगम विधि कौन करेगा? छात्रों को कितना भी ज्ञान है लेकिन टीचर ही नहीं है तो उसका क्या फ़ायदा? शिक्षक सामग्री कितना भी अच्छा TLM हो तो उसका भी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं होनी है, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होनी है शिक्षक की। बढ़ते हैं आगे। अभिप्रेरणा हेतु पुरस्कार किस रूप से दिए जाने चाहिए? तो कैसे देने चाहिए? मनोवैज्ञानिक रूप से चाहिए, जिसमें प्रशंसा, प्रोत्साहन आदि के रूप में, या फिर उन्हें नगद करारे नोट देने चाहिए, या फिर खेल कालांश में जाने से मुक्त कर देना चाहिए। अगर बहुत अच्छा काम कर दिया, जाओ खेलो, ऐसा करना चाहिए, या इनमें से कोई भी नहीं। तो ज़्यादा बेहतर है आप मनोवैज्ञानिक रूप से उन्हें प्रशंसा और प्रोत्साहन देंगे तो ये ज़्यादा बेहतर होता है। आप नोट दे देंगे तो उनमें लालच भर जाएगा, खेल कालांश में जाने के लिए उनके दिमाग में खेल ही वाली चीज़ चलेगी। तो आप क्या करेंगे? मनोवैज्ञानिक रूप से उन्हें पुरस्कार देंगे जिसमें प्रशंसा, प्रोत्साहन, शाबाशी, ये चीज़ें आएंगी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। यदि मुझे अपने पुत्र को माध्यमिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के उपलक्ष्य में कोई पुरस्कार देना है तो मैं क्या देना पसंद करूंगा? ठीक है, वो जो माध्यमिक परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ, अच्छे नंबर से उत्तीर्ण हुआ और आप उसे एक पुरस्कार देना चाहते हैं तो आप उसे क्या देंगे? ठीक, एक वीडियो गेम देंगे, नए कपड़े देंगे, खेल का सामान देंगे, या एक आधुनिक कैलकुलेटर देंगे। तो ज़्यादा बेहतर आपने वो चीज़ देनी है, ठीक, जिससे उसका क्या हो, आगे आने वाले भावी जीवन में उसकी प्रगति, उसकी ओर ध्यान देते हुए उससे पुरस्कार देंगे। तो आप ज़्यादा बेहतर है कि उसे एक आधुनिक कैलकुलेटर देंगे। ठीक, बढ़ते हैं आगे। यदि आपका एक छात्र पुस्तकालय की पुस्तक को फाड़ देता है तो आप क्या उपाय करेंगे? उसे आर्थिक दंड देंगे, उस पुस्तक की मरम्मत करने के लिए उसे प्रेरित करेंगे, या
उक्त छात्र को पुस्तक प्रदान करने की सुविधा से वंचित कर देंगे या छात्र को अपमानित करेंगे। तो अगर उससे वो फाड़ देता है, ठीक, या उससे फट जाती है, तो आप क्या करेंगे, उस छात्र को पुस्तक की मरम्मत करने के लिए प्रेरित करेंगे और उसे बताएंगे कि उस शिक्षक की जो वो पुस्तक है उसकी क्या भूमिका है, क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक है, आप अगर उसे फाड़ देंगे या उसे नष्ट कर देंगे तो कितने बच्चे जो है इस प्रकार की शिक्षा से वंचित हो जाएंगे, जिसका प्रभाव जो है समाज में क्या पड़ेगा। ठीक, तो उसे इस तरीके से समझाएंगे और उस जो उसने फाड़ी हुई है उसे चिपकाने के लिए या फिर उसे सही करने के लिए उससे क्या करेंगे, प्रेरित करेंगे। बढ़ते हैं आगे। आप एक शिक्षक के रूप में छात्रों को प्रोत्साहित करेंगे। कैसे करेंगे, स्वावलंबी बनाएंगे, उन्हें उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए कहेंगे, प्रतिभा प्रस्फुटन बोलेंगे, तुम भाई ये टैलेंट है, आप इस टैलेंट को बाहर निकालिए अपना, इसलिए करेंगे, या अविवाहित बने रहने के लिए उन्हें प्रेरित करेंगे। तो ज़्यादा बेहतर है प्रतिभा प्रस्फुटन के लिए उन्हें क्या करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रायः देखने में आता है कि समाज में स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन नहीं मिलता है। इसका कारण क्या है, स्त्री स्वभाव से ही साहसी होती हैं, स्त्री स्वयं के अस्तित्व से भलीभांति परिचित होती हैं, स्त्री समाज से सजग रहती हैं, या स्त्री गृह कार्यों से विमुख हो जाती हैं। तो सही आंसर क्या होगा, स्त्री स्वयं के अस्तित्व से भलीभांति परिचित होती हैं, जिस कारण प्रायः देखने में आता है कि समाज में स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन नहीं मिलता है। ठीक है, इसका सही आंसर होगा ये। बढ़ते हैं आगे। अध्यापक किस प्रकार महान विद्वान पैदा कर सकते हैं, अपने गहन कार्य द्वारा, स्वयं कठोर कार्य लेने वाले बनकर, स्वयं महान विद्वान बनाकर, या अपने विद्यार्थियों को प्रेरणा देके। तो मोटिवेशन एक ऐसी चीज़ है, ठीक है, जिसके द्वारा जो विद्यार्थी हैं, ठीक, वो एक प्रकार से महान विद्वान पैदा कर सकते हैं। तो मोटिवेशन अपने आप में क्या, स्किनर ने कहा भी है कि मोटिवेशन एक ऐसा जो है कॉन्सेप्ट है जो सीखने में राजमार्ग का काम करता है, नेशनल हाईवे का काम करता है। तो उसके द्वारा, प्रेरणा के द्वारा विद्यार्थी को अध्यापक एक महान विद्वान के रूप में विकसित कर सकता है। बढ़ते हैं आगे। सीखने के लिए प्रोत्साहन किस प्रकार से पैदा करता है, सीखने के लिए जो प्रोत्साहन, मोटिवेशन, मैंने कहा नेशनल हाईवे है, ठीक, कैसे जो है प्रोत्साहन पैदा करता है, सहपाठियों से प्रेरणा प्राप्त करने से, बचपन की प्रारंभिक प्रक्रियाओं से, विद्यालय में सीखने की प्रक्रिया से, या अध्यापक एवं छात्र के बीच अच्छे संबंधों से। तो किस प्रकार प्रोत्साहन पैदा करेगा, सहपाठियों से प्रेरणा प्राप्त करने में, जो इसका सबसे सही आंसर ये होगा। बढ़ते हैं आगे। कौन सा प्रश्न सबसे अधिक प्रेरित करने वाला है इनमें से, वर्तमान आवश्यकता के अनुसार, स्पष्ट कथन वाला, पूर्व ज्ञान से संबंधित, या हल करने के लिए कक्षा में समस्या पैदा करने वाला। तो ज़्यादा बेहतर है वर्तमान आवश्यकता के अनुसार। ऐसा अगर प्रश्न है तो वो जो है सबसे अधिक प्रेरित करेगा। ठीक, बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वतः प्रेरणा का उदाहरण नहीं है, जो स्वतः अपने आप में प्रेरणा है उसका उदाहरण नहीं है। विद्यार्थियों को पाठ के विकास में सहायता देने की अनुमति देना, विद्यार्थियों को एक दूसरे के कार्य का मूल्यांकन करने की अनुमति देना, उनके कार्यों को अंक देना, या विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि या अनुभवों का लाभ उठाना। तो सबसे बेहतर क्या है, वो है कि उनके कार्यों को अंक देना, कि पर्टिकुलर कि आपने काम किया है तो हम 10 में से आपको 9 नंबर देते हैं, आपने अच्छा काम किया आप 9.5 अंक देते हैं, आपने गंदा किया हम आपको 6 देते हैं। उससे क्या होगा, बच्चे जो है ज़्यादा काम करने के लिए प्रेरित होंगे, कम से कम अंक लाने के लिए। अगला प्रश्न है, बचपन में बाल समूह के निर्माण के संदर्भ में सर्वाधिक उपयुक्त या उपयुक्त कथन है। क्या है उपयुक्त कथन, बालकों को एक निश्चित सीमा तक की सामाजिक आदान प्रदान की स्वतंत्रता देनी चाहिए, या बालक के मध्य विद्यालय की परिधि में ही सामाजिक आदान प्रदान की छूट दी जानी चाहिए, या बालकों में बाल समूह के निर्माण को प्रोत्साहन ही नहीं दिया जाना चाहिए, या फिर बालकों को परिपक्व शिक्षकों की देखरेख में ही बाल समूह निर्माण की प्रेरणाएं देनी चाहिए। तो इनका सबसे बेहतर आंसर है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि बचपन में बाल समूह के निर्माण के संदर्भ में सर्वाधिक उपयुक्त क्या है, तो ज़्यादा बेहतर है कि बालकों को क्या करना चाहिए, परिपक्व शिक्षकों की देखरेख में ही बाल समूह निर्माण की प्रेरणाएं देनी चाहिए। नहीं तो बाल समूह बना लेंगे, लेकिन एक पर्टिकुलर अगर उनमें एक गाइडेंस नहीं होगी, एक निर्देशन अगर उनमें नहीं है, तो उस बाल समूह का ज़्यादा महत्व नहीं रह जाएगा। अगला प्रश्न है, उच्च शिक्षा आजकल लक्ष्यविहीन होती जा रही है, इसका कारण क्या है। इसका कारण क्या है, छात्र इसके प्रति अरुचि रखते हैं,
छात्र शिक्षा कम प्रतियोगिता की तैयारी अधिक करते हैं, छात्र समयापन के लिए उच्च शिक्षा ग्रहण करते हैं, या उच्च शिक्षा व्यवसायमुखी शिक्षा प्रदान करने में असमर्थ है। तो इसीलिए आजकल क्या है, आजकल शिक्षा का मुख्य उद्देश्य रह गया व्यवसाय प्राप्त करना। अगर वो शिक्षा व्यवसाय ही नहीं दे पा रही है तो इसका मतलब वो क्या है, सबसे बड़ा जो है इसमें कारण होगा। ठीक, बढ़ते हैं आगे। जनसंख्या संबंधी शिक्षा को स्कूल के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए, इस विषय में आपकी क्या राय है? ठीक है, प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम का हिस्सा होनी चाहिए, यह आवश्यक है, यह अनावश्यक है, यह विश्वविद्यालय स्तर पर दी जानी चाहिए। जो पक्का क्या है, जो जनसंख्या संबंधी शिक्षा है वो विश्वविद्यालय स्तर पर देनी चाहिए। बढ़ते हैं आगे। शिक्षक कक्ष में खाली समय विद्यालय की समस्याओं पर परस्पर विचार विमर्श विद्यालय के लिए हितकर है, इस कथन से आप हैं। ठीक, क्या कह रहे हैं, शिक्षक कक्ष में खाली समय विद्यालय की समस्याओं पर परस्पर विचार विमर्श विद्यालय के लिए हितकर है, इस कथन से आप क्या सहमत हैं? पूर्णतः सहमत हैं, अधिकांश सहमत है, कुछ सहमत है। तो ध्यान रखना कि कक्षा कक्ष में खाली समय विद्यालय की समस्याओं पर विचार विमर्श करना चाहिए और वो छात्रों विद्यालय के लिए हितकर है, तो ये पूर्णतः सहमत इसमें होना चाहिए। ठीक, अगला प्रश्न है, आज का लास्ट प्रश्न है, 100वां प्रश्न है, प्रजातंत्र में सबको समान अवसर मिलना चाहिए या केवल योग्य व्यक्तियों को ही अवसर मिलना चाहिए, या सरकार को तय करना चाहिए कि किसको क्या अवसर मिले, या फिर प्रत्येक को उनकी योग्यता के अनुसार अवसर मिलना चाहिए? तो प्रजातंत्र में क्या है, प्रत्येक को उनकी योग्यता के अनुसार अवसर मिलना ही चाहिए। तो दोस्तों, इस तरीके से आज हमने जो हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक था शिक्षण, टीचिंग, उस पर संबंधित 100 प्रश्न कर रखे हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये बहुत हितकर रही होगी। अगर आप इसमें अच्छा से जो है सपोर्ट करते हैं तो ऐसे ही मैं हर एक टॉपिक पे ये तो 100 क्वेश्चन लाया हूँ, कहीं कभी 50, कभी 30, कभी 100, इस तरीके से इस पर जो है टेस्ट सीरीज लेके आएंगे। देखते हैं आप किस तरीके से इसमें सहयोग देते हैं हमें जो है। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो आप जो है इस शेयर कर सकते हैं, ठीक, अपने दोस्तों के साथ। ठीक, और इसी तरीके से मिलते हैं, इसी तरह के महत्वपूर्ण सेशन आप देखते रहिए इसमें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।